अब इसको समझने के लिए दोस्तों मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रख रहा हूं पहले, फिर मैं समझाऊंगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ओके, ये पूरा का पूरा शेयर मार्केट से रिलेटेड है और आप बोल सकते हो कि मैं टेक्निकल एनालिसिस की यहां पर बात कर रहा हूं। टेक्निकल एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है, पहले तो मुझे बताओ कि आप उस शेयर के प्राइस चार्ट और वॉल्यूम्स को देखकर अंदाज लगा सकते हो कि यार ये शेयर बढ़ने वाला है या फिर ये शेयर गिरने वाला है। दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। यस, मैं दोस्तों आपके सामने यहां पर एक चार्ट बना रहा हूं। हम्म, ये मैंने एक शेयर का चार्ट बनाया आपके सामने। इस शेयर का चार्ट आपने टेक्निकल एनालिसिस में ओपन करा और कुछ इस तरीके से पाया। इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये शेयर बढ़ा, अभी इसमें बुलिश मोमेंटम है, यस, लेकिन एक पॉइंट पे जाकर ये गिरने लगा और गिरने के बाद ये फिर से ऊपर की तरफ टर्न किया। जब ये ऊपर की तरफ टर्न किया तो बस ऐसे टर्न होते से ही गिर गया, या टर्न होने के बाद इसने कंटिन्यू करा अपना पैटर्न कंटिन्यू करा, गया है ऊपर, बट वापस से ये टर्न हुआ और नीचे आया। नीचे आया, कुछ हद तक नीचे आया, तो बस एक दिन नीचे आया, कुछ दिन तक नीचे आता रहा, कुछ दिन तक नीचे आता रहा, लेकिन एक बार सेलिंग प्रेशर खत्म हुआ, इसके बाद इसने फिर से अपनी अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू कर दी, राइट। और अब ये वापस से अपनी अपवर्ड जर्नी पर निकल चुका है, लेकिन एक मिनट, वापस से यहां पर टर्न आया, और टर्न आया तो थोड़ा सा टर्न आया या फिर इसने टर्न कंटिन्यू करा, टर्न कंटिन्यू करा, राइट। अब ध्यान से देखना, जूम करके मैं आपको बता रहा हूं यहां पर चीजों को। अब ये वापस से थोड़ा सा ऐसा टर्न हुआ और आप समय के इस मोड़ पर खड़े हुए हो। अब आप मुझे बताइए, विल यू बाय दिस शेयर और नॉट? यस यू विल बाय, क्योंकि अभी तक इतिहास गवाह है कि जब ये गिरने के बाद टर्न किया है तो उसी पैटर्न को इसने कंटिन्यू किया है, जब ये टर्न किया है तो उसी पैटर्न को इसने कंटिन्यू किया है। तो अभी मुझे टर्निंग नजर आ रही। देखो, हर डिसीजन में कुछ एलिमेंट ऑफ रिस्क तो होता है, लेकिन अभी आपका विवेक क्या कहता है, मतलब विवेक से नहीं पूछ रहा हूं, आपका क्या कहता है कि कि क्या करना चाहिए, शेयर बढ़ेगा, राइट। दोस्तों, आपने यहां पर शेयर बाय कर लिया और ये शेयर बढ़ने लग गया, बढ़ रहा है, अब एंजॉय कर रहे हो, बुल राइड, शेयर बढ़ता जा रहा है। आपने शेयर खरीदा 550 में, 570 हो गया, 580 हो गया, 590, 620, 630, और 630 पर जाने के बाद 630 पर जाने के बाद इसने ऐसा टर्न ले लिया, 630 से 620 पर आ गया। आपने तो यहीं खरीद लिया था, खैर यहां पर अब आप क्या करोगे बताओ, सेल करोगे? यस, यहां पर आपने शेयर बाय किया, यहां आपने सेल किया, राइट। और आपके सेल करने के पीछे रीजन क्या था? इतिहास गवाह है, हिस्टोरिकल एविडेंस कहते हैं कि जब ये नीचे की तरफ जाता है तो थोड़े समय तक नीचे जाता है। आपके सेल करने के बाद ये नीचे आना शुरू हो गया, यानी आपने प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया? प्रॉफिट कमाया। कैसे आपने प्रॉफिट कमाया? बाय अप्लाइंग टेक्निकल एनालिसिस। इसे हम कहते हैं मार्केट्स आर इनएफिशिएंट। क्या बोल दिया मैंने? मार्केट्स आर इनएफिशिएंट। यानी सरल शब्दों में, अगर टेक्निकल एनालिसिस लगाकर पैसा कमाना संभव है, आप बता पा रहे हो यार ये शेयर अभी ऐसा टर्न किया ना, अभी देखना बढ़ेगा, या अभी ऐसा टर्न किया ना, अभी देखना बेटा ये शेयर गिरेगा। यानी अगर टेक्निकल एनालिसिस इज एप्लीकेबल, टेक्निकल एनालिसिस लगाकर आप चीजों को फोरकास्ट कर पा रहे हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? मार्केट्स आर एफिशिएंट है क्या मार्केट्स, या मार्केट्स इनएफिशिएंट है? इनएफिशिएंट है, क्योंकि कुछ लोग सुपर प्रॉफिट्स ये स्किल्स लगाकर कमा पा रहे हैं, यानी मार्केट्स आर इनएफिशिएंट। आप जानते हो एफिशिएंट मार्केट किसे कहेंगे? मार्केट इतना एफिशिएंट हो कि जो चीजें होने वाली वो पहले से प्राइस्ड इन हो जाए, कि अब तू क्या बताएगा, उतने देर में तो वो हो ही चुका है। इसे हम क्या कहते हैं? मार्केट्स आर एफिशिएंट, राइट। एफिशिएंट मार्केट का मतलब होता है जितनी सारी इंफॉर्मेशन आई वो सब दनादन डाइजेस्ट हो जाए। क्या हो जाए? डाइजेस्ट, यानी मार्केट उसको फैक्टर इन कर ले। फैक्टर इन कर ले का मतलब मालूम है क्या है? फैक्टर इन करने का मतलब है कि यहां पर अगर आपको सेल दिख रहा है तो सबको सेल दिखा, और जब सबको ही सेल दिखा तो उतने में वो धीरे धीरे नहीं गिरेगा, क्योंकि खरीदने वाले आएंगे ही नहीं, तो ऐसे धड़ाम से नीचे आ जाएगा। फिर आपका टेक्निकल एनालिसिस चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आप जब तक टेक्निकल एनालिसिस को यूज करने के उतने में तो पहले ही नीचे आ चुका। इज दैट क्लियर? ओके, यानी क्या मुझे ऐसा कंक्लूजन में बोलना चाहिए, इफ टेक्निकल एनालिसिस इज एप्लीकेबल देन मार्केट्स आर एफिशिएंट और इनएफिशिएंट? इनएफिशिएंट। बट
इफ टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट एप्लीकेबल, यानी आप टेक्निकल एनालिसिस लगाकर पैसा कमा ही नहीं पा रहे हो, मतलब मार्केट्स कैसे हैं, एफिशिएंट। इज दैट, ये बात मेरी समझ में आई आपको? ओके। तो दोस्तों मिस्टर फार्मा करके थे, उन्होंने थ्योरी डेवलप करी और उन्होंने बताया कि मार्केट्स को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होते हैं इनएफिशिएंट मार्केट्स, इसको मैं थोड़ा सा इधर से लिख रहा हूं, है ना, ओके। और दूसरे होते हैं एफिशिएंट मार्केट्स, ओके, दूसरे होते हैं एफिशिएंट मार्केट्स। अब आप ये पूछेंगे कि सर ये मैं पढ़ क्यों रहा हूं, मतलब मैंने क्या करना है कि एफिशिएंट हो मार्केट या इनएफिशिएंट? ओके, तो थिंक ऑफ एन इंटरनेशनल इन्वेस्टर, एक अमेरिका का फंड है जो सपोज करो कि $10 बिलियन लेकर घूम रहा है। अब वो $10 बिलियन लेकर घूम रहा है, तो उसको कहां पर सुपर प्रॉफिट्स कमाने की अपॉर्चुनिटी है, कौन से मार्केट में, कौन सी कंट्री के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा तो दिमाग लगा के ज्यादा पैसा कमा लेगा? बताओ, जो मार्केट एफिशिएंट होंगे वहां जाने पे ज्यादा इनकम होगी, या जो इनएफिशिएंट होंगे? जो इनएफिशिएंट होंगे, क्योंकि वो वहां अपनी स्किल्स लगाकर ज्यादा रिटर्न कमा सकता है, राइट? तो आप का इसलिए मार्केट का क्लासिफिकेशन बिफोर इन्वेस्टिंग जरूरी है, ताकि आपको पता रहे कि किस मार्केट में कौन सी स्किल्स डिप्लॉय करना है। इज दैट क्लियर? समझेगा क्यों क्लासिफिकेशन हुआ? ओके। अब दोस्तों ये जो दो तरह के मार्केट्स होते हैं, एक हुए इनएफिशिएंट और दूसरे कौन से बोल दिए थे यार मैंने? एफिशिएंट मार्केट्स। ये एफिशिएंट मार्केट भी तीन तरह के एफिशिएंट मार्केट्स होते हैं। कितने तरह के एफिशिएंट मार्केट्स? तीन तरह के एफिशिएंट मार्केट्स। मैं नीचे से लिखना शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले होते हैं वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। सबसे पहले कैसे? वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। दूसरे होते हैं सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, और तीसरे होते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। अगर आप सीएफए भी करेंगे तो उसके लेवल 1 में ये सारी चीजें कवर्ड है। ओके। तो आपका कहना है सर, आपकी एक बात तो आई हमको समझ में, कि क्या मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस एप्लीकेबल है? हां, टेक्निकल एनालिसिस एप्लीकेबल है। तो फिर वो मार्केट क्या कहलाएगा? इनएफिशिएंट कहलाएगा। कि अरे ये क्या, ये तो देख के ही बता पा रही कि अभी शेयर का आखिर क्या होने वाला है, शेयर बाय करना चाहिए या शेयर सेल करना चाहिए। और ऐसा करने से आप मार्केट में एक्स्ट्रा रिटर्न्स कमा पाएंगे? जी हां, कमा पाएंगे। तो मार्केट कैसे माने जाएंगे? इनएफिशिएंट मार्केट माने जाएंगे, राइट? लेकिन दोस्तों अगर टेक्निकल एनालिसिस एप्लीकेबल नहीं है का सरल शब्दों में मतलब है कि अभी आप प्राइस चार्ट देखकर बता नहीं पा रहे हो कि बढ़ेगा या घटेगा। आई जस्ट कैंट से बाय लुकिंग एट द चार्ट्स इट माइट गो अप, इट माइट गो डाउन, व्हिच मींस टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट एप्लीकेबल। इसका मतलब है कि मार्केट्स एफिशिएंट हैं, राइट? यानी कि एफिशिएंट मार्केट्स में टेक्निकल एनालिसिस एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है? एफिशिएंट मार्केट्स में टेक्निकल एनालिसिस एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है? ओके। नाउ द पॉइंट इज कि सर ठीक है, अगर इनएफिशिएंट मार्केट है वहां तो टेक्निकल एनालिसिस से पैसा कमा लेंगे, अगर एफिशिएंट मार्केट है तो वहां पर कैसे पैसा कमाएंगे? तो दोस्तों तीन तरह के एफिशिएंट मार्केट्स होते हैं, एक वीक, एक सेमी स्ट्रॉन्ग और एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म। अगर टेक्निकल एनालिसिस एप्लीकेबल नहीं है तो चिंता मत करो, अपने पास एक और एनालिसिस है। जानते हो उसका नाम क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का आप मीनिंग समझते हो क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है कि मैंने एक कंपनी उठाई। अच्छा, एक खास बात तो मैं बताना भूल ही गया। बताओ ये कौन सी कंपनी का शेयर है जो आप खरीद रहे थे और कौन सी कंपनी का शेयर है जो आप बेच रहे थे? तो वो तो मालूम ही नहीं कौन सी कंपनी थी, हमने तो देखा भी नहीं कि आपने चार्ट कौन सी कंपनी का बनाया। इट कुड बी XYZ कंपनी, इट कुड बी ABC कंपनी, बस हमने तो देखा ही नहीं कंपनी कौन सी, क्या बिजनेस करती, क्या फंडामेंटल तो देखा ही नहीं। सीधे हमने उसकी हस्तरेखा देखी और हमने उसका चार्ट देखकर ही बता दिया अच्छा आपका सबका एक जैसा ही आया था ना कि हाँ खरीदना ही यहाँ पर, हाँ बेचना ही यहाँ पर। तो टेक्निकल एनालिसिस कभी भी कंपनी का नाम नहीं पढ़ता है, वो सिर्फ प्राइस चार्ट पढ़ता है, राइट? और उसको देखकर ही बता देता है कि आखिर क्या
होने वाला है, राइट। तो टेक्निकल एनालिसिस जब एप्लीकेबल होता है तो मार्केट्स को इनएफिशिएंट माना जाता है और उसमें देखना भी नहीं पड़ता है चार्ट में कि कौन सी कंपनी का चार्ट है, बस वो प्राइस चार्ट, वॉल्यूम, हिस्टोरिकल चीजों को देखकर प्रेडिक्ट कर लेता है, राइट। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस अगर करना है तो क्या बिना कंपनी का बिजनेस जाने, कंपनी क्या बिजनेस करती है, उसका क्या ब्रांड नेम है, उसका क्या बैलेंस शीट है, उसकी क्या लायबिलिटीज है, उसका पी&एल क्या है, उसका कैश फ्लो क्या क्या, उसके बिना फंडामेंटल एनालिसिस हो सकता है? नहीं हो सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए यू नीड कंपनी इंफॉर्मेशन। ओके, तो क्या सर मैं कंपनी का गूगल पे सर्च करूं और कंपनी की वेबसाइट पर जाऊं, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करूं, उसके मैनेजमेंट के बारे में पढूं और फिर निकाल लूं कि और ये एक कंपनी, जैसे मैं आपके सामने कंपनी का नाम बोल रहा हूं, फॉर एग्जांपल आरपीएसजी वेंचर्स, क्या नाम बोल दिया मैंने, आरपीएसजी वेंचर्स एक कंपनी है, मैंने उसका स्टडी करा, मैंने देखा उसका क्या क्या बिजनेस है, उसका क्या कैश फ्लो है, मैंने उस पर वैल्यूएशन करा, कैश फ्लो का फोरकास्टिंग करा, ग्रोथ रेट निकाला, कॉम्पिटिटिव स्वॉट एनालिसिस करा, पोर्टर्स एनालिसिस करा, और मैंने देखा बाबा ये शेयर खरीदना चाहिए क्योंकि ये शेयर अभी चल रहा है 500 रुपए में और मेरा हिसाब से इसका फेयर वैल्यू आता है 800 रुपए, बेस्ड ऑन पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। क्या ऐसा आप कर पा रहे हो? अगर हां तो आप सुपर प्रॉफिट्स कमा सकते हो। पूछो क्यों? क्योंकि फिर ये बात आपको पता लगे भी मार्केट में दूसरे लोगों ने ये एनालिसिस नहीं किया, क्योंकि अगर उन लोगों ने भी जिस दिन कर लिया तो उस दिन वो भी बाइंग करेंगे और शेयर बढ़ जाएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर हाँ तो मार्केट्स आर एफिशिएंट, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी बोलते हैं, राइट। वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट्स का मतलब होता है कि वहां पर पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन को यूज करके सुपर प्रॉफिट्स कमाना पॉसिबल है। सुपर प्रॉफिट्स का मतलब होता है जो मार्केट एवरेज रिटर्न दे रहा है उससे ज्यादा कमाना पॉसिबल है, बिकॉज यू आर सिलेक्टिंग दी स्टॉक्स, और selecting the stocks means you are selecting the undervalued stocks based on the publicly available information। तो वो मार्केट्स एफिशिएंट इसलिए हैं क्योंकि आप उसका प्राइस चार्ट तो देखकर नहीं बता पा रहे हो कुछ भी, लेकिन उसकी पब्लिक इंफॉर्मेशन फंडामेंटल एनालिसिस करके आप उसका प्रिडिक्शन कर पा रहे हो, ठीक है। ओके एक और तरह के मार्केट होते हैं जहां पर कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है वो तेजी से स्प्रेड होती है और फैक्टर इन हो जाती है। यानी आपने आरपीएसजी वेंचर्स का शेयर उठाया, आपने उसका पूरा एनालिसिस करा जितनी पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उससे, और आपकी जो फेयर वैल्यू आपने निकाली ना अपने वैल्यूएशन मॉडल से, वही उसकी एक्चुअल प्राइस चल रही। बोलेगे आप सुपर प्रॉफिट कमाना पॉसिबल, चलो इसको साइड में रखो, अगला शेयर लेकर आओ, अगला शेयर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लेकर आया, उसका पूरा एनालिसिस करा कि उसका क्या है, क्या आगे क्या पीछे, क्या डेट, क्या प्रोजेक्ट्स एंड सो ऑन, आपने उसका फेयर वैल्यू निकाला, आपने शेयर मार्केट की वेबसाइट पे, ओ माय गॉड सेम आ गया है, तो 80 रुपीज मैंने वैल्यू निकाला और 80 रुपीज ही आ गया। तो क्या अब आपका फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ड ऑन पब्लिक इंफॉर्मेशन लग पा रहा है या नहीं लग पा रहा है? नहीं लग पा रहा है। यानी टेक्निकल एनालिसिस भी फेल और फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ड ऑन पब्लिक इंफॉर्मेशन भी फेल। लेकिन अब भी अगर आप सुपर प्रॉफिट्स कमा पा रहे हो, मालूम है कैसे? इनसाइडर इंफॉर्मेशन से। आरपीएसजी वेंचर्स में एक बंदा है, उसका लिंक्डइन पे अकाउंट है, अपन ने उसको अप्रोच करा, अपन ने उससे थोड़ी यारी दोस्ती बढ़ा ली और उससे बातें निकलवाई कि भाई अंदर की बात क्या है थोड़ा बता। या इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में कोई वहां पर मार्केटिंग मैनेजर है, हम ऐसे ही गए वहां पे साइट पर प्रोजेक्ट देखने के, यार हमें थोड़ा रियल एस्टेट का बताओ, हमारी उससे फ्रेंडशिप हो गई और हमने उससे अंदर की बात निकलवा ली कि ये कंपनी अभी 2 और प्रोजेक्ट लेकर आने वाली, क्योंकि कंपनी को 1000 करोड़ मिलने हैं। बोले, हमने कहा अच्छा ऐसा क्या? जैसे ये न्यूज़ 1 महीने में बाजार में आएगी तो शेयर शूट अप हो जाएगा, लेट्स लैप अप द शेयर, शेयर खरीद लो। क्या इस तरीके से पैसा कमाना संभव है? अगर हाँ वैसे है, अगर हाँ तो फिर ऐसे मार्केट्स को हम कहते हैं सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म। यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस अभी भी आपने किया क्योंकि आपने कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करी और आपने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, लेकिन आपने पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया या इनसाइडर इन्फो को प्रोसेस किया? इनसाइडर इन्फो को प्रोसेस करके अगर सुपर प्रॉफिट कमा पाना पॉसिबल है तो फिर ऐसे मार्केट्स को क्या कहते हैं? सेमी स्ट्रॉन्ग। यानी सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट में क्या दोस्तों पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन से इंसान पैसा कमा सकता है? हाँ, एक मिनट, क्या पूछ रहा हूं मैं? सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आप पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन से पैसा कमा सकते हो? नहीं, लेकिन इनसाइडर इन्फो से आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है। ओके, कुछ मार्केट्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि आप वहां पर इनसाइडर इन्फो से भी पैसा
नहीं कमा सकते। उनकी रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट इतनी स्ट्रिक्ट होती है कि अगर कंपनी कुछ मटेरियल इवेंट करने वाली है तो पहले इंडिकेट करना पड़ता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, कंपनी इज प्लानिंग टू। या फिर अगर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का जो भी डिसीजन निकला है कि हम इतने करोड़ का रेस कर सकते हैं, वो इमीडिएटली आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इन्हें कोई सी भी अब इन्फॉर्मेशन इनसाइडर नहीं होगी, जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन कैसी हो गई, सब पब्लिक में बढ़ गई, सब मार्केट को मालूम है। तो क्या इनसाइडर इन्फॉर्मेशन से पैसा कमा पाना पॉसिबल है? नहीं। यानी देखना, अगर ऐसा मार्केट है दुनिया में जहां पर टेक्निकल एनालिसिस भी नहीं लगता, पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल जो है वो सारी फैक्टर इन हो चुकी है, उससे भी पैसा नहीं कमा सकते। देयर आर नो अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड स्टॉक्स एज पर द प्रेजेंट अवेलेबल पब्लिक इंफॉर्मेशन। There is nothing called as insider information because this is a professionally managed organization where nothing is kept secret. All the board meetings, all the key decisions are informed in advance so that everybody knows. इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट। अब ऐसे केसेस में मार्केट को बीट करना पॉसिबल ही नहीं। पूछो क्यों? टेक्निकल लग नहीं रहा है, पब्लिकली इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फैक्टर्ड है। इनसाइडर की खबरें हमने दोस्ती बढ़ाई थी, लेकिन वो क्या बताए, वो बताया उसको पता चलती, उतने में तो पूरे मार्केट को पता चल जाती। यानी क्या अब आप मार्केट को बीट कर सकते हो? बीट ही नहीं कर सकते। तो ऐसे मार्केट्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, हाईली एफिशिएंट मार्केट। या फिर मार्केट बीटिंग रिटर्न जनरेट कर पाना पॉसिबल नहीं। अब चुपचाप बस मार्केट में पैसा लगाओ और जो नॉर्मल रिटर्न हर कोई कमा रहा है वो आप भी कमाओ, राइट? ऐसे मार्केट्स को क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट मार्केट। यानी कि स्कोप फॉर बीटिंग मार्केट्स, स्कोप फॉर बीटिंग मार्केट्स। बताइए मुझे, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में इज देयर एनी स्कोप टू बीट मार्केट? देयर इज नो स्कोप टू बीट दी मार्केट। क्या कोई स्कोप है? क्या कोई स्कोप है यहां पर मार्केट को बीट करने का? कोई स्कोप ही नहीं बचा। टेक्निकल लग नहीं रहा, फंडामेंटल का पब्लिक ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, इनसाइडर नाम की चीज है नहीं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंजेस ने इतना स्ट्रिक्ट काम कर रखा है कि आपको सारी चीजें रिपोर्ट करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप अमेरिका की बात करोगे ना, तो अमेरिका की जो क्वार्टरली रिपोर्ट भी आती है ना, वो बहुत भयंकर डिटेल में आती है। आप अगर इंडियन मार्केट्स को देखोगे तो इंडिया में जो क्वार्टरली अर्निंग्स आती है मुश्किल से वो 2-4 पेज में खत्म हो जाता है, लेकिन अमेरिका के अंदर उनको क्वार्टरली रिपोर्टिंग भी 100 पन्ने की करनी पड़ती, 100 पेज की क्वार्टरली। जैसे अपनी एनुअल रिपोर्ट होती है ना, वैसे उनको क्वार्टरली रिपोर्ट देनी पड़ती। तो वहां पर इनसाइडर कुछ खास बचता ही नहीं है ना? अच्छा, यही अगर आप चाइना का मार्केट देखोगे ना, तो चाइना का मार्केट एफिशिएंट नहीं, वो कैसा है? इनएफिशिएंट, क्योंकि वहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन अंदर के अंदर ही रहती, क्योंकि उनके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स उतने स्ट्रिक्ट नहीं, उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उतने स्ट्रिक्ट नहीं है। तो वहां पर बहुत सारी इनसाइडर इन्फो, बहुत सारी पब्लिकली बहुत सारी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन इनफैक्टर्ड रहती, तो वहां पर बीटिंग रिटर्न्स कमा पाना पॉसिबल है अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं तो, राइट? लेकिन अगर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है तो फिर उसको क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट मार्केट। ना टेक्निकल लगता है, ना पब्लिक लगता है, ना इनसाइडर लगता है। देयर इज नो स्कोप फॉर बीटिंग दी मार्केट्स। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि सर अगर मैं एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर हूं और मेरे पास $10 बिलियन का फंड है, हाउ डू आई नो कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं अफ्रीका के मार्केट में पैसा लगाऊं, तो अफ्रीका का मार्केट है कैसा? मतलब वो इनएफिशिएंट है या फिर वो एफिशिएंट है? और वो एफिशिएंट है तो वो वीक फॉर्म है या सेमी स्ट्रांग है या फिर वो स्ट्रांग फॉर्म है? हाउ डू आई कम टू नो कि वो कैसा मार्केट है? क्योंकि वो फिर जैसा मार्केट है मुझे वैसे हथकंडे अपना कर पैसा कमाना पड़ेगा। मान लो कि वो इनएफिशिएंट निकला मार्केट, तो बस मैं 10 टेक्निकल एनालिस्ट की टीम बिठाऊंगा और उनको फंड दे दूंगा $10 बिलियन, सब रखो 1111 बिलियन डॉलर, लगाओ टेक्निकल एनालिसिस सुबह से शाम तक और कमा कर दो पैसा। क्योंकि वो मार्केट मैंने कैसे आइडेंटिफाई कर लिए? इनएफिशिएंट। और इनएफिशिएंट मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस लगाकर मार्केट बीटिंग रिटर्न्स कमा पाना पॉसिबल है। मान लो मैंने आइडेंटिफाई करना ही नहीं, अफ्रीका के मार्केट्स इनएफिशिएंट तो नहीं है बॉस, कैसे हैं? एफिशिएंट है। चलो एफिशिएंट में पता करो वो कैसे हैं। अच्छा, वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। चलो सारी पब्लिकली इंफॉर्मेशन गैदर करो सारी कंपनीज की और देखते कौन कौन सी कंपनीज अंडर वैल्यूड है, पैसा लगाएंगे पैसा कमाएंगे। इज दैट क्लियर? तो आप समझ रहे हो आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है? मैं पैसा कैसे कमाऊं उसका तरीका मुझे मालूम कैसे चलता है कि वो आखिर मार्केट कौन सी स्टेज में है। मान लो कि ये निकला कि भाई वो स्ट्रांग और एफिशिएंट मार्केट है, तो बस फिर खर्चा मत करो टेक्निकल एनालिस्ट पे, होना नहीं इनसे कुछ। पब्लिक के लिए इंफॉर्मेशन जो तुम इतनी मेहनत कर रहे हो ना रिसर्च करने की, इससे कुछ होना जाना नहीं। एवरीथिंग इज ऑलरेडी फैक्टर्ड
इन, इज दैट क्लियर? तो फिर उस केस में आप चुपचाप वहां के इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दोगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड दैट्स इट। इज दैट क्लियर? तो समझ में आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट कौन सी स्ट्रेटेजी से करना है, वो कैसे मालूम चलता है कि मैं कौन से मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं। द क्वेश्चन है सर ये पता कैसे करूं? अभी मेरे को ये समझ में आ रहा है कि पता लग गया तो वैसा हथकंडा में लगाऊंगा, बट अभी पता कैसे करूं कि अफ्रीका का जो मार्केट है वो आखिर इनएफिशिएंट है, वीक है, सेमी है या फिर स्ट्रांग है? तो एक्चुअली हमारे सिलेबस में ये कवर्ड है। क्या कवर्ड है? वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी टेस्ट करना कवर्ड है। हाँ जी, वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी टेस्ट करना कवर्ड है का मतलब है कि यहां पर कुछ टेस्ट के तरीके हमें बताए गए हैं। 3 तरह के टेस्ट होते हैं दोस्तों, 3 में से कोई सा भी कर लो आप, 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, कोई सा भी 1 कर लो आप टेस्ट। सपोज आपने पहला वाला टेस्ट किया, तो ये पहला वाले टेस्ट का रिजल्ट या तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। मान लो अगर उस टेस्ट का रिजल्ट आया पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि वो मार्केट्स कैसे वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी को कंफर्म कर रहे हैं, मतलब वो मार्केट्स कैसे वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट हैं। का सरल शब्दों में मतलब है कि अब टेक्निकल एनालिस्ट की टीम बिठाने की जरूरत है या नहीं है? नहीं, राइट। सेकंड, ये टेस्ट फेल हो गया, ये टेस्ट फेल हो गया, इसका सरल शब्दों में मतलब है कि वहां पर टेक्निकल एनालिसिस एप्लीकेबल है, क्योंकि एफिशिएंसी टेस्ट फेल हो गया, क्योंकि एक्चुअली नीचे से ऊपर जाता है ना, और यही टेस्ट फेल हो गया, मतलब बॉस मार्केट वहां के कैसे हैं, इनएफिशिएंट है। इज दैट क्लियर? और अपन अभी उधर टेक्निकल एनालिसिस लगाएगा, पैसा बनाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं यहाँ पर कि कैसे टेस्ट करें उस मार्केट को कि वो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट भी है या नहीं। चलिए, बहुत सही चीज है दोस्तों, अगर आप सीएफए भी करोगे ना तो मुझे दुआएं दोगे। हाउ टू टेस्ट वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी को आखिर कैसे टेस्ट करें। तो दोस्तों 3 तरह के टेस्ट हैं जो कि हमें यहां पर करना सीखना है। सबसे पहला है रन टेस्ट, दूसरा होता है ऑटो कोरिलेशन, या फिर हम उसे सीरियल कोरिलेशन भी कह सकते हैं। ऑटो कोरिलेशन टेस्ट या फिर सीरियल कोरिलेशन टेस्ट। और तीसरा होता है फिल्टर रूल्स टेस्ट, तीसरा होता है फिल्टर रूल्स टेस्ट। ये 3 तरह के टेस्ट हमें सीखने हैं। अब मैं आपको एक खास बात पहले ही बता दूं, जो मेनली मुझे आपको सिखाना है वो रन टेस्ट सिखाना है। रन टेस्ट सिखाने में मेरा समय जाएगा। एक बार मैंने आपको रन टेस्ट सिखा दिया तो उसके 5 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको ऑटो कोरिलेशन सिखा दूंगा और 2 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको फिल्टर रूल्स टेस्ट सिखा दूंगा। ठीक, चलो, तो मेनली मुझे आपको क्या सिखाना है, रन टेस्ट सिखाना है, राइट। इसका दोस्तों हमारे स्टडी मटेरियल के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है कि रन टेस्ट आखिर कैसे परफॉर्म करते हैं टू टेस्ट वेदर मार्केट्स आर वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट और नॉट। ठीक, ओके। अब ये जो रन टेस्ट है ना, ये सिखाने के लिए दोस्तों मुझे डेटा लेना, मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा की जरूरत होगी। ये सारे टेस्ट स्टेटिस्टिकल टेस्ट और ये डेटा पर लगते हैं, तो बिना डेटा के उनको हवा में समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं भले स्टेप्स आपको बता दूंगा क्या क्या स्टेप्स है, लेकिन एक बार वो डेटा पर सारी स्टेप्स करेंगे और स्टेप्स की समरी बना लेंगे, दिस आर दी स्टेप्स। ठीक है, ओके। तो ये डेटा मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं, द क्लोजिंग वैल्यूज ऑफ सेंसेक्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2017। ये डेटा आपको कहां मिलेगा, जो आपका टेक्निकल एनालिसिस चैप्टर है उसमें जो मैंने एक्स्ट्रा शॉर्ट्स लिखा हुआ है ना, उस एक्स्ट्रा शॉर्ट्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, राइट। अपन एक एफआईआई है, अपने पास $10 बिलियन है, अपन मार्केट को टेस्ट कर रहे हैं, इंडियन मार्केट्स को टेस्ट कर रहे हैं। क्या टेस्ट कर रहे हैं इंडियन मार्केट में कि टेक्निकल लगेगा या नहीं लगेगा, मार्केट्स आर वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट और नॉट। टेक्निकल लगेगा या नहीं लगेगा उसके लिए अपने को डेफिनेटली कुछ डेटा चाहिए, है ना। टेक्निकल एनालिसिस कौन से डेटा पर काम करता है, फ्यूचर के डेटा पर काम करता है या पास्ट के डेटा पर काम करता है। पास्ट की प्राइजेस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और प्राइजेस और साथ में वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है।
और उसको देखकर फिर फ्यूचर का अंदाजा लगाता है कि अच्छा अभी तक ऐसा ऐसा हुआ है तो आगे ऐसा होगा, राइट। तो हमने क्या करा, इंडियन मार्केट्स का डेटा डाउनलोड कर लिया, राइट। हमने देखा कि 1 अक्टूबर 2017 के दिन जो सेंसेक्स क्लोज हुआ वो कितने पर क्लोज हुआ, 2800 पर। 3 अक्टूबर 2 अक्टूबर के दिन तो गांधी जयंती है ना, तो 3 अक्टूबर के दिन कितने पर चला सेंसेक्स क्लोज हुआ, 2780 पर। उसी तरीके से 4 तारीख 5 तारीख, और ये सारे उन्होंने हमें डेटा दे दिए, राइट। ये आ गए हमारे पास डेटा, है ना। अब आप ये खतरनाक एक बार बस क्वेश्चन पढ़ लो और थोड़ा सा डर जाओ। यू आर रिक्वायर्ड टू टेस्ट दी वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस बाय अप्लाइंग दी run test at 5% and 10% level of significance. Following value can be used. Value of t at 5% is इतना at 18 degrees of freedom. Value of t at 10% is 1.734 at 18 degrees of freedom. इन सोनिए कुछ कुछ उन्होंने डेटा दे रखा है। यानी अब आपको यहां से एक बात मालूम चल गई कि हमें स्टेटिस्टिक्स की दुनिया में कदम रखना है। और वैसे भी ये एनालिसिस स्टेटिस्टिक्स ही कर पाएगा कि ये चीजें टेक्निकल एनालिसिस लगेगा कि भी नहीं लगेगा। ओके, अब दोस्तों देखना यहां पर क्या काम होता है। मैं यहां पर आपको रन टेस्ट सिखा रहा हूं, और रन टेस्ट मैं आपको सिखाऊं उससे पहले मैं यहां पर 2 डेटा पॉइंट्स लिख रहा हूं, ठीक है। वो 2 डेटा पॉइंट्स आप बहुत ध्यान से समझना, तो आपको सारी चीजें क्लिक हो जाएगी। मार्केट एक दिन प्लस हुआ, मतलब बढ़ा, भी कितना बढ़ा वो नहीं मालूम, बस प्लस हुआ। अगले दिन फिर से मार्केट प्लस हुआ, उसके बाद अगले दिन फिर से मार्केट प्लस हुआ, फिर से उसके बाद मार्केट प्लस हुआ, लेकिन फिर वो मार्केट माइनस हुआ, फिर से माइनस हुआ, फिर से माइनस हुआ, लेकिन फिर मार्केट पलटा, प्लस हुआ, प्लस हुआ, प्लस हुआ, फिर मार्केट माइनस हुआ, माइनस हुआ। अब आप एक गहरे सवाल का जवाब देना। अगला नंबर मैंने लिख दिया प्लस, बताइए अब इसका अगला नंबर क्या आएगा, प्लस। हाँ, आपने ट्रेंड पकड़ लिया, आपने ये ट्रेंड देख लिया कि बॉस मार्केट अगर प्लस 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 जाता है तो प्लस 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 जाता ही जाता है, मतलब वो पैटर्न कंटिन्यू करता है फॉर सम नंबर ऑफ डेज। लेकिन बॉस एक बार मार्केट माइनस गया तो फिर वो ज्यादा बार जाता है, माइनस 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 गया, लेकिन हाँ फिर से टर्न हुआ तो फिर वापस से उस पैटर्न को वो कुछ दिनों तक कंटिन्यू करता है। फिर अच्छा एक बार और टर्न हुआ तो उस पैटर्न को कुछ दिन तक कंटिन्यू करा, जैसे भी एक दिन और कंटिन्यू हुआ, राइट। तो आपने क्या करना है, इस दिन जैसे आपने देखा बॉस मार्केट गया, गया मतलब गया, कर देने का शॉर्ट, राइट। जैसे ही मार्केट ने प्लस टर्न लिया, बॉस अभी मेरे को क्या करना है, बाय कर लेने का, क्योंकि अभी मैं खरीदेगा उसके 2-3 दिन तक और मार्केट बढ़ेगा। अच्छा आपने खरीदा यहां पर, है ना। अब आपके खरीदने के बाद मार्केट कैसा जाएगा, प्लस जाएगा, प्लस जाएगा, प्लस जाएगा, प्लस जाएगा। आप भी बेचोगे, होल्ड करोगे, होल्ड करोगे। यू विल वेट फॉर दी सिग्नल। एंड नाउ व्हाट इज दैट सिग्नल, कि एक दिन ये माइनस चल जाए तो फिर मैं मान लूंगा कि वापस से माइनस का पैटर्न शुरू हो चुका है। तो मैंने क्या कर देना, जिस दिन वो माइनस जा रहा है उस दिन मैंने इसको सेल कर देना। इज दैट क्लियर। यानी कि क्या टेक्निकल एनालिसिस से पैसा कमाना संभव है यहां पर इस क्वेश्चन में, यस पॉसिबल है, राइट। यानी मार्केट्स वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट है या टेस्ट फेल हो गया, टेस्ट फेल हो गया। इज दैट क्लियर, ओके। बस यही काम अपने को रन टेस्ट में करना रहता है। रन टेस्ट में आप क्या करते हो, जो मार्केट्स में चेंजेस आ रहे हैं आप उनके साइंस लेते हो। क्या करते हो, साइंस की प्लस साइन है या फिर माइनस साइन है, और उसके पैटर्न को आप देखते हो और बताते हो कि फिर मार्केट्स में टेक्निकल एनालिसिस लगेगा या नहीं लगेगा, राइट, ओके। अब सर ये मतलब ऐसे, ये तो हमने प्लस माइनस लिख दिया और अभी हमने भी ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया कि बॉस जा रहा है, पर इसको न्यूमेरिकली आखिर कैसे किया जाए। न्यूमेरिकली देखना दोस्तों कैसे करते। सबसे पहले माना जाता है कि मार्केट यहां पर है जीरो, न्यूट्रल। गाड़ी जैसे न्यूट्रल गियर में होती ना, गाड़ी न्यूट्रल गियर में है ना। अभी गाड़ी न्यूट्रल गियर में मालूम है क्या, बढ़ेगी या आगे जाएगी, रिवर्स जाएगी, अभी मालूम है क्या, नहीं मालूम। ओह गाड़ी आगे बढ़ गई, आगे बढ़ गई मतलब बढ़ेगी बॉस, राइट। तो ये एक बार चेंज आया, फिर बड़ी बड़ी बड़ी, ओ फिर कहां गाड़ी चल गई, माइनस में चल गई। चेंज आया, और चेंज आता है तो कंटिन्यू होता है, कंटिन्यू हुआ, कंटिन्यू हुआ, फिर से चेंज आया, चेंज आया तो बस एक बार आया, कंटिन्यू हुआ, कंटिन्यू हुआ, लेकिन हाँ इसके बाद फिर से चेंज आया, कंटिन्यू हुआ, हाँ फिर से उसके बाद चेंज आया, कंटिन्यू हुआ, कंटिन्यू हुआ, कंटिन्यू। मैं यहां तक लिख रहा हूं अभी सर, है ना, ओके। कितनी बार चेंज आया, एक बार, 2 बार, 3, 4,
5, 5 बार चेंज आया। हाँ, ये चेंजेस की संख्या अगर कम रही, गौर से सुनना, चेंजेस की संख्या अगर कम है तो इसका इंप्लाइड मीनिंग है कि टेक्निकल एनालिसिस लगेगा, क्योंकि अगर चेंजेस कम बार हो रहे हैं इसका मतलब है कि जो हो रहा है वो ज्यादा बार हो रहा है। सी फाइनल यार, मतलब बढ़ रहा है तो बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा है, और फिर गिरा तो एक ही बार चेंज, वो फिर गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, राइट? यस। यानी अगर ये नंबर ऑफ चेंजेस कम रहे तो टेक्निकल एनालिसिस लगाना संभव है, लगा ही देंगे टेक्निकल एनालिसिस फिर तो। इफ नंबर ऑफ चेंजेस आर लेस देन यस टेक्निकल एनालिसिस इज एप्लीकेबल बिकॉज नंबर ऑफ चेंजेस आर लेस। यानी मार्केट ऐसे पलटी खा जाए उसके चांसेस कम है, मतलब जो ट्रेंड चल रहा है वो कंटिन्यू होगा और मैं टेक्निकल एनालिसिस से पैसा बना लूंगा। ठीक है, तो एक कंक्लूजन आपने, मैंने क्या निकाला, अगर ये साइंस जितनी बार चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ चेंजेस इन दी साइंस अगर कम हो तो टेक्निकल एनालिसिस एप्लीकेबल है। इतना कंक्लूजन हो गया क्या? यस। कोई एक और खास हो, एक दिन मार्केट बढ़ा फिर गिरा, फिर से बढ़ा फिर गिरा, फिर से बढ़ा, अब बताओ क्या होगा? गिरेगा, गिरेगा ना, क्योंकि बढ़ा फिर गिरा, गिरा फिर बढ़ा, बढ़ा फिर गिरा, गिरा फिर बढ़ा, तो भी बढ़ा फिर क्या होगा? गिरा। प्रेडिक्ट कर लिया आपने, टेक्निकल एनालिसिस एप्लीकेबल है। अभी इस दिन पैसा मालूम है कैसे कमा लोगे? जब 3:30 बजे मार्केट क्लोज होने वाला है ना, शॉर्ट मार देने का, अगले दिन गिरेगा, गिर जाए फिर से शाम को खरीद लेने का, अगले दिन वो नहीं होता है BTST बाय टुडे सेल टुमारो, या फिर STBT सेल टुडे बाय टुमारो, वो लगा के भी इंसान पैसा कमा लेगा। यस। अब आप बताइए यहां पर भी टेक्निकल एनालिसिस एप्लीकेबल है? यस। अब यहां पर साइन कितनी बार चेंज हो रहे? एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। यानी कि साइन के चेंजेस कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, और ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। यानी मालूम है टेक्निकल एनालिसिस लगाकर कब पैसा कमाना संभव है? जब चेंजेस या तो बहुत कम हो तो मैं कमा लूंगा, या फिर चेंजेस बहुत ज्यादा हो तो फिर मैं कॉन्ट्रा ट्रेड ले लेकर पैसा कमा लूंगा। यानी कंक्लूजन मालूम है क्या है? कि जो टेक्निकल एनालिसिस है वो कब एप्लीकेबल नहीं होगा? जब चेंजेस ना तो बहुत कम हो ना बहुत ज्यादा हो, वो एवरेज के आसपास हो, तो फिर मालूम ही नहीं चलेगा भाई ये कब क्या होगा। इज दैट क्लियर? ये कंक्लूजन आपने मैंने ड्रॉ कर लिया। इफ नंबर ऑफ साइन चेंजेस आर टू फ्यू देन टेक्निकल एनालिसिस इज एप्लीकेबल। इफ नंबर ऑफ साइन चेंजेस आर टू मेनी देन अगेन टेक्निकल एनालिसिस इज एप्लीकेबल, क्योंकि आप कॉन्ट्रा ट्रेड, क्योंकि आपको मालूम है कि बार बार डायरेक्शन पलटता है, तो आप क्या करोगे? कॉन्ट्रा ट्रेड ले लेकर पैसा कमा लोगे। इज दैट क्लियर? ओके, ये चीज आप समझ गए ना? समझो मेरा 50% काम हो गया। ओके, हाँ जी। नंबर ऑफ टाइम्स साइन, साइन यानी कि प्लस ऑब्लिक माइनस, चेंजेस, दिस इज लो, दिस इज हाई एंड दिस इज एवरेज। हाँ जी, अगर नंबर ऑफ चेंजेस लो हैं और बहुत लो हैं तो टेक्निकल एनालिसिस इज एप्लीकेबल। फिर तो मैं ट्रेंड कंटिन्यू वाले पर पैसा लगाऊंगा ना। मतलब मैं जैसे शेयर मार्केट में आप देखते होंगे ना कि अपने को तो ट्रेंड बी योर फ्रेंड, लेट दी ट्रेंड बी योर फ्रेंड, जो ट्रेंड में जा रहा है वो कंटिन्यू हो रहा है। ओके, तो यहां पर टेक्निकल एनालिसिस इज एप्लीकेबल। दैट इज वी कैन से कि ये जो मार्केट्स हैं ये वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी का टेस्ट पास कर पाए या फेल कर गए? टेस्ट पास हुआ, टेस्ट फेल हो गया। टेस्ट फेल हो गया, हम तो चेक कर रहे थे कि मार्केट वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट है या नहीं, और वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट में टीए एप्लीकेबल नहीं होता टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन ये मैं तो बता पा रहा हूं, मतलब टेस्ट फेल हो गया वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी का। यानी इसको बोलते हैं रन टेस्ट फेल हो गया। क्या बोलते हैं? रन टेस्ट फेल हो गया, राइट? यहां पर वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी टेस्ट हैज फेल्ड, और अब मैं पैसा बनाएगा, कैसे बनाएगा?
टेक्निकल एनालिसिस लगाकर अभी मैं पैसा बनाएगा। ओके, और ऐसा ही यहां पर भी हो, नंबर ऑफ साइन चेंजेस बहुत ज्यादा हो तो उल्टे उल्टे ट्रेड लूंगा मैं। उल्टे ट्रेड लूंगा मतलब क्या, जिस दिन मार्केट बढ़ेगा उस दिन आखिरी जाते जाते अपन शॉर्ट करेंगे, क्योंकि अपने को मालूम है बहुत बार पलटी खाता है मार्केट। हाँ, मेरे सक्सेस का रेशियो बढ़ जाएगा ना। यस, तो अगर नंबर ऑफ टाइम्स साइन चेंजेस आर टू हाई देन अगेन वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी का टेस्ट हैज फेल्ड। और हैज फेल्ड का मतलब क्या है, मई टेक्निकल एनालिसिस लगाएगा, पैसा बनाएगा। मार्केट्स इनएफिशिएंट है बॉस, मैं उसको भविष्यवाणी कर पा रहा हूं। हाँ, क्या रहे ऐसे मार्केट एफिशिएंट है ही नहीं, इनएफिशिएंट है मार्केट। मैं ही बता दूंगा कि अभी देखना क्या होने वाला है। कैसे, टेक्निकल एनालिसिस लगाकर। तो ओवरऑल ये जो अभी टेस्ट अपन करने वाले ना, उसकी प्रोसेस का क्रक्स मालूम है क्या है? उस पूरी प्रोसेस का क्रक्स ये है कि आपको ये देखना है एप्लीकेबल है या नहीं, मार्केट्स वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट है या नहीं। अगर आपके जो नंबर ऑफ साइन चेंजेस हैं वो एवरेज पर आ गए या एवरेज से हल्का फुल्का इधर उधर आ गए, तो आप बोलोगे यार फिर तू बता नहीं पाएगा बॉस कि अभी किधर जाने वाला मार्केट, क्योंकि तू बता ही नहीं सकता कि ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या ट्रेंड एकदम से पलट जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है बॉस। अभी तेरा मार्केट ना रैंडम वॉक थ्योरी पर काम कर रहा है। किस पर काम कर रहा है? रैंडम वॉक थ्योरी। समझते हो क्या रैंडम वॉक थ्योरी मतलब? वो किधर भी जा सकता है, तो अभी बता नहीं सकता ये इंसान अभी इधर जाएगा या इधर जाएगा, राइट? तो वो रैंडम वॉक थ्योरी पर चल रही, भी तू बता ही नहीं पाएगा टेक्निकल एनालिसिस से क्या होने वाला। यानी मार्केट्स ने वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी का टेस्ट पास कर लिया, राइट? तो यहां पर इस जगह पर markets have passed weak form of efficiency test, hence TA is applicable या not applicable? not applicable। अभी तो बता ही नहीं पाएगा कि क्या होगा, मैं कुछ कह नहीं सकता बॉस। अभी वो किधर भी जा सकता है, उसका पैटर्न ही कुछ नहीं है ना, तो वो कंटिन्यू करता है पैटर्न, नहीं वो बार बार चेंज करता है। वो किधर भी जा सकता है। यानी यहां पर लिख लीजिए रैंडम वॉक थ्योरी होल्ड्स गुड। ओके, चलिए, तो अब इसका क्वेश्चन करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? अभी जो मैंने है ना कॉन्सेप्ट तो आपको बता दिया है ना, बट अब इसको आपको स्टेटिस्टिकली काम करना पड़ेगा। यानी यहां पर कुछ स्टेटिस्टिकल फॉर्मूलाज आ जाएंगे जो कि हमें ये सारी चीजें ला कर देंगे। देखना क्या चीजें ला कर देंगे। सबसे पहले आप देखोगे कि मेरे नंबर ऑफ टाइम साइन चेंजेस आखिर कितने हैं, मेरे कितने साइन चेंजेस हो रहे हैं, पहले आपको ये निकालना है। दूसरा आपको ये निकालना है कि ऑन एन एवरेज कितने साइन चेंज होने चाहिए, ताकि मैं मार्केट्स को वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मान लूं कि हाँ भाई तेरा टेस्ट पास हो गया। बट क्या होता है, एवरेज तो एक सिंगल नंबर आएगा। अब एवरेज से थोड़ा बहुत इधर उधर भी है, इक्का दुक्का, तो आप कुछ कर नहीं सकते। आप यही बोलोगे कि यार वो वापस से टी एप्लीकेबल नहीं होगा, तो वो कितना इधर उधर जाना उसको अलाउड है, उसके लिए आपको डेविएशन निकालना पड़ेगा। यानी एवरेज को म्यू से डिनोट करेंगे। म्यू आपको मालूम है रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, यानी एवरेज रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो इज डिनोटेड बाय म्यू, है ना? तो ये जो म्यू है दिस इज योर एवरेज। आपको एवरेज से कितना डेविएशन है वो निकालना पड़ेगा, राइट? अच्छा, जो डेविएशन निकलेगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। क्या निकलेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन यहां पर आपको कुछ डिग्री ऑफ डेविएशन अलाउ करना रहेगा। वो डिग्री ऑफ डेविएशन भी कितना अलाउ करना है उसका भी फॉर्मूला है, लेकिन आपको उसकी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में, मैं बता तो दूंगा फॉर्मूला, है ना? वो जो डिग्री ऑफ डेविएशन अलाउ करोगे उससे देखना पड़ेगा कि यार लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट आखिर क्या है। अब आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि जो जो मेरे साइन के चेंजेस आ रहे हैं, डू दे फॉल विद इन द लिमिट ऑफ लोअर टू अपर? इफ यस देन टेस्ट हैज पास्ड एंड मार्केट्स आर वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट। नो, द नंबर ऑफ साइन चेंजेस आर इवन लेसर देन दी लोअर लिमिट, तो मैं बोलूंगा वाह सभी माई टीए लगाएगा, बताएगा कि किधर जाने वाला है प्राइस। या फिर अगर वो अपर लिमिट से ऊपर निकल गए अपने साइन चेंजेस, तो भी हम बोलेंगे वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी टेस्ट आपका फेल हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके।
आते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन पर। अब अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि अब सारा काम डेटा पर होगा, राइट? ओके, हाँ जी। तो यहां पर आखिर क्या क्या स्टेप्स होती है, क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया है। ओके, यहां पर सबसे पहली स्टेप होती है कि ये जो सारा डेटा लिखा है ना, इस पर आपको साइन असाइन करना पड़ेगा कि प्लस गया माइनस गया, प्लस गया माइनस गया, ठीक है? ओके, तो आप एक काम करो ना दोस्तों, थोड़ी मेरी मदद करो ना यहाँ पे। ओके, तो यहां पर आप मुझे बताइए कि साइन आखिर क्या क्या आ रहे हैं। हाँ जी, तो पहला साइन आपने बताया है कि सर वो तो माइनस गया है। ओके, फिर इसके बाद सेकंड साइन क्या आ रहा है? प्लस, बढ़ गया मार्केट। फिर उसके बाद प्लस गया, माइनस गया, प्लस, फिर से प्लस, फिर से प्लस, 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 गजब जा रहा है यार, हाँ। प्लस, ओ, पलटी खाया, माइनस, माइनस गया, फिर से प्लस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस, माइनस ना, और फिर सबसे आखिरी में प्लस। ओके, तो सबसे पहले तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर साइन असाइन कर देना एग्जाम में, राइट? यानी एग्जाम में मालूम है आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ये टेबल बनानी। देखो ये टेबल बनी हुई है, इस टेबल में आपने सारी डेट लिख देनी है, डेटा एज इट इज कॉपी कर देना है, सारी क्लोजिंग वैल्यूज निकाल देनी, और आपको क्या करना है, साइन ऑफ प्राइस चेंज कर देना है। पहली प्राइस को आप क्या कोई साइन दे पाओगे? वो तो मालूम है ना कि कहाँ इसके पहले क्या था, राइट? तो पहली प्राइस को अपने को स्किप कर देना है ना? तो आप यहाँ पे लिख लो, आप साफ साफ स्किप। ऐसा लिखना नहीं एग्जाम में, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। हाँ जी, तो पहला अपन ने क्या कर दिया, स्किप, और उसके बाद हमने साइन देने शुरू कर दिए, राइट? यहाँ पर सारे साइन सही है ना? माइनस, प्लस, प्लस, माइनस, प्लस, 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 माइनस, माइनस, प्लस, माइनस, 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 माइनस और प्लस। हाँ, यहाँ सारे साइन सोल्यूशन में बराबर है। ओके, मैं चेक कर रहा था टाइपो एरर तो नहीं। ओके, अब यहां पर आपको तीन चीजें काउंट करनी है। स्टेप नंबर 1 में क्या कर रहे हैं दोस्तों, तीन चीजें काउंट करनी है। सबसे पहला तो आपको काउंट करना है कि टोटल प्लस साइन आखिर कितने हैं, उसको n1 से डिनोट करना है। दूसरा आपको काउंट करना है टोटल माइनस साइन कितने, और उसको आपको n2 से डिनोट करना है। और तीसरा आपको कितनी बार पलटी खाया वो काउंट करना है। अच्छा, कितनी बार पलटी खाया ये कंपेयर करने में काम में आएगा, कि ज्यादा बार पलटी खाया, कम बार पलटी खाया, बीच में पलटी खाया, बीच में पलटी खाया, कुछ नहीं हो सकता तुझ पर टेक्निकल एनालिसिस नहीं लग सकता। तूने कम बार पलटी खाया या बहुत ज्यादा बार पलटी खाया, तुझ पर टेक्निकल एनालिसिस लगाऊंगा, पैसे कमाऊंगा। ओके, हाँ जी, तो तीन चीजें क्या काउंट करने की मैंने आपको बोली, नंबर ऑफ प्लस साइंस, नंबर ऑफ माइनस साइंस एंड नंबर ऑफ चेंजेस, राइट? तो आप एक काम करो ना, अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में आप स्टेप्स भी लिखते जाओ, तो इधर स्टेप्स लिखते जाएंगे, उधर करते भी चले जाएंगे, ठीक है? चलो, तो स्टेप्स इन रन टेस्ट। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट में आपको ओवरऑल आखिरी तक का बता चुका हूं, है ना? स्टेप्स इन रन टेस्ट। ओके, तो इसमें स्टेप नंबर 1 होती है असाइन। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, असाइन करो। क्या असाइन करो, प्लस ऑब्लिक माइनस साइन, है ना? ओके, अब आईसीआई क्या करता है, कभी कभी बच्चों को घेर लेता है और मजे ले लेता है। मजे मालूम है कैसे ले लेता है, कि आईसीआई क्या करता है, आपको क्वेश्चन के अंदर ये डेटा दे देता है, एग्जाम को क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर ये उसी दिन का ओपन भी दे देता, हाई भी दे देता, लो भी दे देता, और क्लोज प्राइस भी दे देता। तो आप एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ये सारे प्लस माइनस किस पे लगेंगे, सिर्फ क्लोजिंग प्राइजेस पर लगेंगे, है ना? तो आप यहां पर लिख लीजिए कि अगर ओपन, हाई, लो, क्लोज सब दिया हो ना, तो अपने को तो क्या करना है, क्लोजिंग प्राइजेस पर ही लगाना है, ठीक है? टू दी क्लोजिंग प्राइजेस, ठीक है? ये ध्यान रखना है यार, है ना? वो ऐसे आपको घेर नहीं ले, ये क्लोजिंग प्राइजेस पर लगेंगे साइन। चलो, साइन लगा दिए, वो तो अपन ने लगाई दिए ना। हाँ, अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, स्टेप नंबर 2 में काउंट करेंगे, और तीन चीजें काउंट करेंगे। सबसे पहला हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस, यानी प्लस साइन आखिर कितनी बार आया है, और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, n1 से। दूसरा अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन हम काउंट कर लेंगे, और उसको डिनोट कर देंगे किससे, n2 से। और तीसरा हम करेंगे यहाँ पर काउंट नंबर ऑफ चेंजेस, राइट? यहाँ पर ऑफ नंबर ऑफ साइंस ऑफ प्राइस चेंज, नंबर ऑफ साइंस ऑफ
प्राइस चेंज की, प्राइस कितना बार चेंज हुआ है, और कितना बार चेंज हुआ उसको किससे डिनोट कर देंगे, डिनोटेड बाय, उसको हम आर से डिनोट करते हैं, सब स्टैंडर्ड नोटेशन है ना, उसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। ओके, कितना बार चेंज हुआ है, और अल्टीमेटली ये कंपेयर करने के काम में आएगा सबसे आखिरी में, कि अभी तो अपन ने निकाला एक्चुअल में कितना बार चेंज हुआ है, फिर हम निकालेंगे आइडियली लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होनी चाहिए, और देख लेंगे डज दिस आर फॉल्स विद इन लोअर और अपर लिमिट और फॉल्स आउटसाइड दी रेंज, एंड वी विल कमेंट, ठीक है। ओके, तो अपन कर ही लेते हैं ना यहाँ पे, हाँ जी। तो काउंटिंग कर लें दोस्तों, तो आपने प्लस काउंट कर ली क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चेंजेस कितने आ गए, 11। तो n1 की वैल्यू कितनी हो गई, 11। चलो अब माइनस काउंट कर लो, 1 8 आ रहे, 2 और 3 4 5 6 7 8, 8 चेंजेस आ रहे हैं, तो n2 की वैल्यू क्या हो गई, 8, है ना। ओके, अब ये बहुत ध्यान से काउंट करना कि कितनी बार चेंज हुआ है। बच्चा देखना क्या गलती करता है, छोटा बच्चा क्या गलती करता है, सर ये माइनस से प्लस हुआ यानी एक बार चेंज, ये गलती हो गई, ऊपर से आना है, एक बार तो यही चेंज हो गया ना, ये भी तो चेंज हुआ न्यूट्रल से, न्यूट्रल गियर से अपन ने फर्स्ट गियर में गाड़ी डाली तो गियर तो चेंज करा, यस ओके। तो ध्यान रखना ये पहला चेंज है, फिर इसके बाद ये दूसरा चेंज है, फिर तीसरा, ये बहुत ध्यान से काउंट करना, फिर ये फोर्थ चेंज, फिर फिफ्थ चेंज, यही सिक्स्थ हो गया, फिर सेवेंथ चेंज। नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने, 7 है, नहीं वो तो 8 है, एक 8 ही है ना, काउंटिंग में मिस्टेक है, एक बार फिर से काउंट कर दें। ओके, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। मैं गलती करके बता रहा था आपको कि इसमें प्लस माइनस के चेंज नहीं, अरे इसमें भयंकर मिस्टेक्स होती, तो आप इसको बहुत ध्यान से काउंट करना, कैसे करोगे, न्यूट्रल पर और वहीं से क्या बोलना, पहला चेंज, और ध्यान से उसको काउंट करना। तो एग्जाम में आप एक क्वेश्चन नोट लिख लो कि ये जो नंबर ऑफ साइन चेंजेस आप काउंट करोगे तो कितनी बार काउंट करना है, 2 बार, ठीक है। चलो, तो नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने आ गए दोस्तों अपने, 8, ठीक है, आ गए। ओके, ये अपन ने कर ली अपनी स्टेप नंबर 2। चलिए, अब इसके बाद अपने को करनी है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज। क्या कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, बोल दो फटाफट बोल दो, एवरेज ऑफ आर कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, एवरेज ऑफ आर, यानी जो चेंजेस हो रहे हैं आखिर उनका एवरेज चेंज कितना होना चाहिए, राइट। अगर एवरेज चेंज के बराबर हो रहा है तो टेक्निकल एनालिसिस एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि कम चेंज हो या ज्यादा हो तो एप्लीकेबल है। एवरेज चेंज में मैं क्या बताएगा कि कितना कभी क्या होने वाला है, राइट। ओके, तो अब हम यहां पर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, एवरेज चेंज का दोस्तों फॉर्मूला होता है, ये वो मैं करके नहीं बता रहा था, मुझसे सही में वो स्किप हो गया था पर वो ध्यान रखना, वो 2 बार करना पड़ता है क्योंकि उसमें मिस्टेक्स सबसे ज्यादा होती है, नंबर ऑफ प्राइस चेंजेस गलत हो जाते हैं। हाँ, 2n1, अच्छा आप समझ तो गए थे ना, आपके 6 ही आ रहे थे वो, +1, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एवरेज चेंजेस, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट व्हाट, एवरेज चेंजेस। अब बच्चे पूछते सर ये फॉर्मूला आखिर कैसे आया। ओके, तो इसका कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है, बट मैं आपको इसको कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन कर सकता हूं कि आखिर फॉर्मूला ये ही क्यों है। तो सबसे पहले तो ये समझा देता हूं कि आखिर +1 क्यों लगाया। +1 इसलिए लगाया क्योंकि अगर नंबर ऑफ साइन चेंजेस बहुत कम है तो फिर ये फॉर्मूला आपका एवरेज ही 0 ही दे देगा। सपोज आपने एक ही ऑब्जर्वेशन ली, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन, राइट। ओके, तो यहां पर क्या होगा, आपने एक ही ऑब्जर्वेशन ली और वो आ गई प्लस में, सेकेंड ऑब्जर्वेशन कभी आई नहीं, ये क्या हो गया 0, मल्टीप्लीकेशन में आया तो अल्टीमेटली पूरा खत्म हो गया, क्या हो गया 0। तो आपका एवरेज 0 थोड़ी ना होगा, एक बार तो चेंज हुआ ही है ना, वो बता ही रहा है कि n1 एक तो चेंज हुआ ही है ना, तो आपका फिर एवरेज चेंज भी क्या आना चाहिए, एक ही बार चेंज हुआ है तो एवरेज चेंज कितना, तो इसलिए वहां पर +1 बिठाया गया, ठीक है। अगर बहुत फ्यू ऑब्जर्वेशन हुई तो उस कैजुअलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर +1 बिठाया। ओके, अब इग्नोरिंग +1 बात कर लेते हैं। ओके, तो ये एक स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला है जो कि एवरेजेस आपको लाकर देता है कि जितने प्लस साइंस हैं प्लस जितने माइनस साइंस है, क्योंकि n1 + n2 करते हो तो टोटल चेंजेस आते हैं। अब टोटल चेंजेस मान लो कि 10 हुए पॉजिटिव चेंज और 10 हुए हैं नेगेटिव चेंज, तो टोटल कितने चेंज हुए,
20 चेंज। अभी आपको 20 चेंज का एक एवरेज चेंज लाकर देता है। एवरेज चेंज कैसे लाकर देगा? 2 इंटू 10 इंटू 10 कितना होता है? 2 इंटू 10 इंटू 10 कितना होता है? 200। 200 को किससे डिवाइड करवा देगा? 20 से डिवाइड करवा देगा। कितने आ गए एवरेज चेंज? 10 चेंजेस। और ऐसा दिख भी रहा है, प्लस चेंजेस 10 और प्लस चेंजेस और माइनस चेंजेस कितने हैं? 10 है। तो एक स्टेटिस्टिकल फॉर्मूला है जो कि आपको एक एवरेज चेंजेस लाकर देता है। ठीक है, वो इसलिए नहीं कर सकते, n1 प्लस एन टू बाई टू क्यों नहीं कर सकते ऐसा? तो ये होगा आपका एरिथमेटिक एवरेज, जबकि यहां पर हमें एक ऐसा एवरेज चाहिए जो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ जाए तो वो उस प्रोपोर्शन में एवरेजेस को नहीं बढ़ाए, है ना? ओके ओके। तो ये एक डेटा के बेसिस पर, एम्पिरिकल एविडेंसेस के बेसिस पर फॉर्मूला बनाया है। टी डिस्ट्रीब्यूशन अभी आने वाला है, उसका एवरेज चेंज क्या है वो बनाया गया है ना? ओके। दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी टी डिस्ट्रीब्यूशन आने वाला है, राइट? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आप एवरेज वैसे ही निकालते हो जैसा आप बोल रहे हो कि सारी ऑब्जर्वेशंस ले लो, डिवाइड बाय एन कर लो, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज वैसी रहती है, राइट? यहां पर टी डिस्ट्रीब्यूशन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज रहती है, इसलिए टी डिस्ट्रीब्यूशन के एवरेज का ये फॉर्मूला, यहां पर एरिथमेटिक मीन नहीं निकलेगा, राइट? ओके। तो 2 इंटू n1 इंटू n2 डिवाइडेड बाय क्या बोला मैंने? n1 प्लस n2 प्लस आखिरी में जाकर क्या है? 1। चलो, तो हमने काम करते हैं, यहां पे अपन एवरेज चेंज निकाल ही लेते हैं। ओके, एवरेज चेंज कैसे क्या निकलेगा बताइए? 2 इंटू n1 कितना था? 11। n2 कितना था? 8 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 8, और ये प्लस 1 को भूलने जाना, कितना आता है मुझे बताएंगे दोस्तों? 10.26। 10.26 क्या है ये बोलो? एवरेज ऑफ चेंजेस, यानी जो चेंजेस है उनके में ऑन एन एवरेज 10 चेंजेस तक टॉलरेबल है। इज दैट क्लियर? 10 चेंजेस अगर आपके हो रहे तो दिस आर नॉट टू फ्यू, दिस आर नॉट टू हाई। यहां पर अभी टीए एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, टेक्निकल एनालिसिस एप्लीकेबल नहीं होगा। ये देखिए दोस्तों, आंसर कितना आया? 10.26 है ना? मैं से आपको कॉन्सेप्ट कॉपी में स्टेप्स लिखवा रहा हूं, क्वेश्चन तो यहां पर सॉल्व भी। नाउ दी पॉइंट इज कि सर जब आपने समझाया था ना तो आपने बोला था कि नंबर ऑफ टाइम साइन चेंजेस, अपने एग्जांपल में नंबर ऑफ टाइम साइन चेंजेस कितना टाइम्स है? सीए फाइनल कितनी बार है? 8 टाइम्स है। और अभी जो हमने एवरेज चेंज निकाला वो कितना आ गया? एवरेज 10.26 टाइम्स आ गया, और रफली 10 टाइम्स मान लो। ओके, अब सर ये तो एग्जैक्टली 10 टाइम्स हमारा चेंज ही नहीं हुआ, हमारा कितनी टाइम्स चेंज हुआ है? 8। पर क्या होता है, आपको थोड़ा सा फ्रीडम देना पड़ता है, थोड़ा सा। आप एग्जैक्ट एवरेज को नहीं बोल सकते कि नहीं तुझे एग्जैक्ट एवरेज पे आना पड़ेगा तो ही मैं मानूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस एप्लीकेबल है, नहीं तो फिर एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा सा एवरेज बैंड्स को एक्सपैंड करना पड़ेगा कि यार तू इस रेंज में भी आ गया ना, कुछ हो नहीं पाएगा। तो अब ये रेंज कैलकुलेट करने के लिए हमें लिमिट्स निकालनी, और लिमिट्स के लिए हमें क्या निकालना है? डेविएशन निकालना है। इज दैट क्लियर? हाँ, तो अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी ये बताइए? डेविएशन निकालेंगे। फिर डेविएशन के मदद से क्या निकाल लेंगे? लोअर और अपर लिमिट निकाल लेंगे, और फिर देख लेंगे कि क्या लोअर और अपर लिमिट के बीच में ये चेंजेस हैं उसके बाहर है। इज दैट क्लियर? चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट स्टेप अपन लिख ही लेते हैं ना। नेक्स्ट स्टेप, step number 4 is to calculate standard deviation please। सर स्टैंडर्ड डेविएशन तो मुझे निकालना आता है, वो ना वो x दे देते हैं, फिर सारा वो समेशन ऑफ x कर लेते हैं, फिर डिवाइडेड बाय n कर लेते हैं, और फिर वो करते हैं ना सर d माइनस वो d बार x माइनस x बार और उसका स्क्वायर और वो pdx स्क्वायर, याद करो वो। देन वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। क्यों सर? नाम तो आपने वही लिखा है स्टैंडर्ड डेविएशन, और आप बोल रहे हैं कि वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। तो हमको तो आज तक एक ही तरीका आता है जिंदगी में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, और वही है। ओके दोस्तों, वो तरीका आप चाहकर भी यहां लगा नहीं सकते। जैसे मैं अभी आपको बोल दूंगा ना, चलो एक काम करो, कर लो आप मन की और लगा दो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो देखना आप लगा नहीं पाओगे। सर एक मिनट, क्या बात करें सर, चैलेंज हो गया है तो। हाँ चलो, तो सबसे पहले एक्स लिखेंगे। हाँ बताइए, अभी एक्स में आप क्या लिखोगे बताओ? हाँ, मार्केट के क्लोजिंग प्राइसेस लिखेंगे ये सारे। हाँ मतलब उसके डिफरेंसेस लिखेंगे कि ये इतना चेंज हुआ, ये इतना चेंज हुआ, बस यहीं पे ही गया। ये जो टेस्ट है ना, रन टेस्ट, ये आपका कितना क्वांटम चेंज हो रहा है उसका है ही नहीं। रन टेस्ट है कि डायरेक्शन आखिर क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि फिर वो डायरेक्शन आखिर कितना एक्सटेंड होगा या फिर कम होगा। तो अगर आप यहाँ पे नंबर्स यूज करने लग जाते हो तो मतलब आप उसके डायरेक्शन के अमाउंट को भी यूज कर रहे हो, और अमाउंट तो यूज ही नहीं करना है अपन, तो सिर्फ क्या यूज कर रहे हैं?
डायरेक्शन, राइट। तो दोस्तों दुनिया में दो तरह के स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं, एक वो होता है जो नंबर्स पर निकलता है, और दूसरा वो होता है जो जिन चीजों को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते उनका स्टैंडर्ड डेविएशन आखिर कैसे निकाला जाए। और इसलिए दुनिया में दो तरह की टेबल बनी। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व टेबल है ना, वो डेटा पर चलती, नंबर्स पे चलती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पढ़ते हैं वो किस पे चलता है, नंबर्स पे चलता है, राइट। अगर लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन हो जो नंबर में क्वांटिफिएबल नहीं हो, बस सिर्फ मेरे पास डेटा है, अभी उसका नंबर में क्वांटिफिकेशन नहीं है, यानी फॉर एग्जांपल मिलिट्री रिक्रूटमेंट कर रही हो और 100 जवान वहां पर मिलिट्री के रिक्रूटमेंट के लिए गए और 100 लोगों में से एक को बोल दिया तुम पास हो, तुम फेल, तुम पास, तुम फेल, तुम पास, तुम फेल। डिवीजन हो रहा है उनके रिजल्ट में, एक पास हो रहा है, एक फेल हो रहा है, एक पास हो रहा है, एक फेल हो रहा है, लेकिन वो डिवीजन नंबर में क्वांटिफाई थोड़ी ना हो सकता है, क्योंकि जो 100 लोग गए थे उसमें से 30 पास हो गए और 70 फेल हो गए। अभी डेविएशन कितना रहा, 1 to 1, 1 to 1। वो नंबर्स में तो अभी आप बता ही नहीं सकते हो। तो ऐसे केसेस में फिर पिक्चर में आता है टी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो क्या आप समझ गए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब लगता है और टी डिस्ट्रीब्यूशन कब लगता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तब लगता है जब आप चीजों को क्वांटिफाई कर पा रहे हो कि शेयर इतना रुपया बढ़ा, इतना गिरा, इतना बढ़ा, इतना गिरा रुपया, तो फिर क्या लगेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें डेविएशन कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप चीजों को नंबर्स में नहीं ले रहे हो, आप बस साइंस में ले रहे हो कि पास या फेल, पास या फिर फेल, प्लस या फिर माइनस, एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट, तो फिर उस केस में क्या लगता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन। सर क्या प्रॉपर्टी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की और क्या प्रॉपर्टी टी डिस्ट्रीब्यूशन की। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा दिखता है दोस्तों और टी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा दिखता है। क्या डिफरेंस है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो मीन होता है ना उसके आसपास की प्रोबेबिलिटीज ज्यादा और बहुत ज्यादा होती। टी डिस्ट्रीब्यूशन में भी मीन के आसपास की प्रोबेबिलिटीज होती है ज्यादा, लेकिन कम ज्यादा होती है, और दूर के भी चांसेस होते हैं। इज दैट क्लियर, ओके। ये होती है टी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी। सर ऐसी क्यों हुई प्रॉपर्टी, क्योंकि यहां डेटा है तो यहां कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, डेटा है तो कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। जहां डेटा नहीं है तो वहां आपको चीजों को थोड़ा सा रिलैक्स छोड़ना पड़ेगा कि नहीं अभी ज्यादा भी डिवीजन हो सकता है और कम भी डिवीजन हो सकता है। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन के शेप इस तरीके से होते हैं। इज दैट क्लियर, ओके। हाँ, तो आप मुझसे क्या सीखना चाह रहे थे, स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे कैलकुलेट करें। ओके दोस्तों, स्टैंडर्ड डिवीजन यहां पर प्लीज ध्यान रखना वैसे कैलकुलेट नहीं होगा जैसे पोर्टफोलियो में होता। तो उसका कारण मैं आपको शायद समझा पाया। तो एज पर आईसीएआई स्टडी मटेरियल आखिर क्या है फॉर्मूला, पहले वो लिख लीजिए। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ आर कैप। अब उन्होंने इतने सारे तामझाम करे हुए हैं, लेकिन आप सिंपल स्टैंडर्ड डिवीजन भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 2n1 इंटू n2 ब्रैकेट में 2n1 इंटू n2 माइनस n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 का स्क्वायर, और फिर n1 प्लस n2 माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला एज पर ICI स्टडी मटेरियल। 2n1 इंटू n2, 2n1 इंटू माइनस n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर इंटू n1 प्लस n2 माइनस 1। आप यही ढेर हो गए कि यार ये क्या n1 n2। ओके, तो मैं अब आपको इसका सिंपल वर्जन बता देता हूं। ये आपके स्टडी मटेरियल में तो नहीं है पर उससे आंसर सेम आता है। एक मिनट, एक चीज और, ये जो फॉर्मूला है वेरिएंस का फॉर्मूला है, इसको क्या कर लेंगे हम, अंडर रूट, तो ये बनेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ जी, अब हम मुझसे सिंपल वर्जन समझना चाह रहे। डेविएशन आर कैप इज इक्वल टू, देख रहे हो जगह भी कितनी कम ले रहा हूं मैं, अंडर रूट ऑफ म्यू माइनस 1 इंटू म्यू माइनस 2, दोनों ब्रैकेट में, म्यू माइनस 1 इंटू म्यू माइनस 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 1। है ना सिंपल फॉर्मूला, बोलो सी ये फाइनल। कौन सा वाला फॉर्मूला करके जाओगे आप, जो आपकी इच्छा। सो
स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ म्यू माइनस वन म्यू माइनस टू, यानी ये जो एवरेज अभी अभी हमने नहीं कैलकुलेट करा एवरेज, वो आपने नहीं बताया था 10.26, म्यू माइनस वन इंटू म्यू माइनस टू डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू माइनस वन, राइट। ये माइनस वन क्यों किया जाता है, उसके पीछे लॉजिक क्या रहता है कि आप जब भी सैंपल डेटा उठाते हो तो सैंपल डेटा में आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम एक कम होता है। वो एक कम क्यों होता है? क्या? क्योंकि सबसे लास्ट वेरिएबल तक पहुंचते पहुंचते आपकी सिलेक्शन की फ्रीडम खत्म हो जाती है। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में थोड़ी सी देर बाद समझाऊंगा, राइट। ओके, म्यू माइनस वन इंटू म्यू माइनस टू डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू माइनस वन। चलो फॉर्मूला लगा दें, यहाँ अपना वाला फॉर्मूला लगाते हैं। देखो जरा यहाँ सोल्यूशन में कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, वो बॉबर तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे, तो अपन तो अपना वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं। तो आप मुझे प्लीज यहाँ पर करवा दो ना यार, क्या लिखा था वो फॉर्मूला? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आर कैप इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू माइनस वन इंटू म्यू माइनस टू डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू माइनस वन। ओके, तो म्यू अपन ने ऊपर निकाला ही था दोस्तों, ये आया था 10.26, सो 10.26 माइनस वन इंटू 10.26 माइनस टू और डिवाइडेड बाय एन वन कितना था? 11 प्लस 8 माइनस वन। कर लीजिए दोस्तों, तो मुझे बताइए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 2.0, ये देखो सेम आ गया आंसर 2.06। ठीक है सर, सर इन्होंने तो फॉर्मूला में अंडर रूट ही नहीं लगाया, उन्होंने क्या करा है 4.252 करा और फिर उसके बाद उसका अंडर रूट कर दिया। ठीक है, ओके, तो आप लगा लो यहाँ पे अंडर रूट लगा लो, है ना, है दोस्तों, है, कभी भी गलत नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ना फॉर्मूला में अंडर रूट ऐसा लगा लो, और उन्होंने किया है वो बाद में अंडर रूट किया है, उन्होंने कहा इतने सारे कहाँ लगाएंगे बच्चे, पहले ही हम फॉर्मूला इतना खतरनाक यूज कर रहे हैं। ओके चलिए, आ गया क्या? सेम आंसर लाया ना मैं, हाँ 2.06। ठीक है, चलो अब इसके बाद स्टेप नंबर 4 हो गई हमारी, डेविएशन कैलकुलेट कर लिया। यानी इस डायग्राम में मुझे थोड़ा सा बताइए कि मेरे पास अभी एवरेज है जिंदगी में और मेरे पास क्या है? डेविएशन है। अब मुझे दो और चीजों की जरूरत है। सबसे पहला मुझे चाहिए सिग्निफिकेंस लेवल। क्या चाहिए? सिग्निफिकेंस लेवल, राइट। अब आप इस सिग्निफिकेंस लेवल को ना अपने वार के कॉन्सेप्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। वार अपन ने पढ़ा हुआ है ना, वैल्यू एट रिस्क, वो हमने नहीं देखा था कि 5% सिग्निफिकेंस पर 10% सिग्निफिकेंस पर टेस्ट करना, 5% वार 10% वार, उसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता दूं। क्या रहता है वहां पे? तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व लग जाता है क्योंकि डेटा रहता है हमारे पास, है ना। वहां पर हमारे पास कुछ एवरेज होता है और हम सपोज करो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं 5% वार। 5% वार का मतलब होता है कि 5% सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं उसको, राइट। 5% वार का मीनिंग होता है कि 95% कॉन्फिडेंस के साथ मैं किसी चीज को एक्सप्रेस करना चाहता हूं, राइट। ओके, वैसे ही दोस्तों यहां पर अब आप भी जो एक्सप्रेस कर पाओगे कि टेक्निकल एनालिसिस लगेगा या नहीं लगेगा। स्टेटिस्टिक्स में कभी भी कोई सी भी चीज कंफर्म नहीं की जाती, वो प्रोबेबिलिस्टिकली बोली जाती है कि यार 95% चांसेस है कि आपका टेक्निकल एनालिसिस नहीं लगेगा, बाकी फिर भी 5% चांसेस हैं कि अब वो लग जाए तो लग जाए। इज दैट क्लियर? तो यहां पर एक चीज हमें क्या लगती, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कि आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज को बोलना चाह रहे हो, राइट। ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सर हमें कैसे मालूम चलेगा? तो आपको मालूम ही नहीं चलाना। ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमेशा ही क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। हमें अभी क्वेश्चन में कितना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया है? एक 5% दिया और दूसरा 10% दिया, ठीक है। ये फाइनल दो चीजें चाहिए, एक तो क्या चाहिए? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये आप नहीं बता पाओगे। 5% वार निकालना है, आप बताते थे क्या क्वेश्चन में? वो तो वही बताते थे कि 5% वार चाहिए कि 10% वार चाहिए। वैसे ही ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन ही देगा, राइट। ये टेस्ट करने वाला देखता है कि मुझे कितने कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज को एक्सप्रेस करना है। ओके, दूसरी एक और चीज आपको लगती है और वो लगती है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, राइट। अब दोस्तों क्या होगा ना, जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो भी आपको क्वेश्चन के अंदर दी होगी, है ना। नहीं दी हो, जैसे इन्होंने क्या करा, आपके साथ धोखा कर दिया। इन्होंने 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर भी दे दिया और 20 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर भी दे दिया। आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चाहिए। मुझे कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चाहिए का सिंपल सा रूल है, जितने भी आपके टोटल प्राइस के चेंजेस हैं, अपने प्लस के चेंजेस कितने थे? 11, माइनस के चेंजेस कितने थे? 8, टोटल चेंजेस कितने हुए? 19, उसमें से एक माइनस कर दो, कितने? 18। तो आपका जो कैलकुलेशन आएगा वो 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर आएगा, और ये 20 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का जो है ये आपको ऐसे ही घुमाने के लिए डेटा दे रखा है, ठीक है। अब आप मुझसे क्या पूछना चाहते हो, सर ये
डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में टोटल आपने करा जब तक समझा कि 11 चेंजेस है प्लस 8, यानी टोटल देयर आर 19 चेंजेस, लेकिन ये -1 आखिर क्यों करा? तो उसका मैं आपको लॉजिक बताता हूं दोस्तों। उसका उस वर्ड को बस आप फील कर लो, क्या लिखा है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हिंदी में बोलो कितनी आजादी है, कितनी आजादी है। ओके दोस्तों, अगर यहां पर 19 प्राइस चेंजेस है ना, तो आजादी सिर्फ 18 ही है। पूछो क्यों? क्योंकि जैसे जैसे 19 चेंजेस है और आपने कहा चलो अब इस एक चेंज को एलिमिनेट कर दो, अब कितनी बार मूव करने की आजादी बची? 17 बार। आपने एक और को मूव कर दिया, अब कितनी बार चेंज करने की आजादी बची? 16 बार। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जैसे 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 आप इसको रिड्यूस करते जाओगे तो टोटल आपके चेंजेस कितने हैं? 19। जब आप यहां आखिरी वाले पर आओगे, जैसे आखिरी 2 ही बचे आपके, तो अब अभी भी आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है, हाँ है, कि मैं इधर भी जा सकता हूं और मैं इधर भी जा सकता हूं। अब आपने क्या किया? आपने ये वाला भी हटा दिया। अब आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अब तो फोर्स है, फोर्स है, अब तो ये तो कंपलसरीली यही करना पड़ेगा। तो आपके पास एवरेज से इधर उधर मूव करने के जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं ना, वो 1 लेस होते हैं, क्योंकि आखिरी वाला तो फोर्सफुली वही एवरेज आएगा, तो इसलिए 1 लेस डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। सैंपल डेटा में ऐसा होता है, राइट? ओके, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आखिर कैसे निकाला जाए, ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके, तो ये हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया ना? ओके, अब स्टेप नंबर 5 में हम कैलकुलेट करते हैं लोअर लिमिट और कैलकुलेट करते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट का फॉर्मूला क्या और अपर लिमिट का फॉर्मूला क्या? हाँ जी, लोअर लिमिट का फॉर्मूला होता है म्यू में से माइनस क्या करेंगे? डेविएशन। अब डेविएशन का स्टाइल देख रहे हो आप? सीधे डेविएशन लिखेंगे या डेविएशन के नीचे आर और ऊपर टोपी पहना देंगे? और ऊपर टोपी पहना देंगे, राइट? अब कोई बच्चा इतना नहीं उलझना चाहता है तो मैं तो रिकमेंड करता हूं कि आप इतने नाटक मत करो, क्योंकि करने गए तो अपना गलत नहीं हो जाए। तो इसलिए आप सिंपल ऐसा लिख दो ना, म्यू माइनस डेविएशन। अच्छा, डेविएशन मैंने पास में चिपका के लिखा है, दूर लिखा है, दूर लिखा है ना, गौर फरमाइएगा यहाँ पे। ये देखो ना, म्यू माइनस और माइनस के बाद मैंने कुछ गैप छोड़ी हुई है, ठीक है? ओके, क्योंकि अगर आप सीधे डेविएशन माइनस कर देते हो, इसका मतलब है कि आपने 1 डेविएशन ही माइनस करा। अभी 1 डेविएशन का रूल कहां से आया? क्योंकि जब आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर जाते हो तो एक डेविएशन होता है या एक से ज्यादा हो सकते हैं। एक से ज्यादा, अपन ने वार में समझा था ना कि मुझे 5% वार निकालना है तो क्या स्टैंडर्ड नंबर, 10% वार निकालना है तो क्या स्टैंडर्ड नंबर, याद करो वो दिन मैंने स्टैंडर्ड जेड की वैल्यू बताई थी 2.33, 1.65। यस, तो यहां पर लोअर लिमिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उतने डेविएशन को। लेकिन प्लीज, z कहां का फीचर है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी किसका इलाका चल रहा है? टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर वो इसको t बोलेगा ना, उसको z टेबल बोलते थे, इसको क्या बोलते हैं? t टेबल, ठीक है? तो यहां पर इनटू टी आएगा। हाँ जी, अब अपर लिमिट निकालने का क्या कोई भी आप में से मुझे फॉर्मूला बता सकता है? प्लस, अपर लिमिट क्या होगा? जो एवरेज है प्लस उतने डेविएशन। ओके, तो ये आ जाएगा म्यू प्लस टी इंटू डेविएशन ऑफ आर, या फिर अगर आप एक सरल जिंदगी जीना चाहते हो तो सिंपल म्यू प्लस टी इंटू डेविएशन कर लो, ठीक है? ओके, अब यहां देखना प्रॉब्लम क्या है। क्या हमें म्यू पता है? सी फाइनल बताइए, क्या हमें डेविएशन पता है? यस, आपको मुझको क्या निकालना है? बस टी निकालना, राइट? यहां पर अपन नोट लिखेंगे, नहीं क्वेश्चन में तो दे रखा, लेकिन वो नोट लिखवाना पड़ेगा ना कि वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब टी के लिए आपको 2 चीजें चाहिए कि जैसे जेड है तो मैं कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर देखना चाहता हूं, पहली चीज। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बस इतने में ही काम हो जाता है कि कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर देखना चाहते हो, ये आ गया आपका जेड। लेकिन टी के अंदर क्योंकि ये डेटा पर काम नहीं कर रहा है तो इसलिए इसने चीजों को लूज छोड़ा हुआ है, तो आपको देखना पड़ता है कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम पर आपको कैलकुलेशन करना है ना? तो यहां पर 2 चीजें ध्यान रखना कि जो वैल्यू ऑफ टी देखी जाएगी वो एट अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखी जाएगी। और ये आप समझ भी रहे हो कि क्योंकि कोई सी भी चीज अपन जब स्टैटिस्टिक्स में कमेंट करते हैं ना, तो स्टैटिस्टिक्स में कंफर्म कमेंट नहीं होता है, वो हमेशा प्रोबेबिलिस्टिक कमेंट होता है।
So value of t at a specific level of significance and at a specific degree of freedom is to be found. सर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मैं कैसे पता करूंगा? तो जवाब मालूम है, मैं पता नहीं करूंगा, वो दे रहे, राइट? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, उसकी कभी भी चिंता मत करना। लेकिन हाँ, क्वेश्चन आपके साथ ये चाल जरूर चल सकता है कि वो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का नॉलेज टेस्ट कर ले। हाँ, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा क्या होती है? एक कम होती है, और वो एक कम का मैंने आपको लॉजिक समझा दे। फ्रीडम आपके पास कब तक होगी? जब तक चॉइसेस, ऑप्शंस है। मान लो आपके सामने 19 ऑप्शन है, ये शादी होने वाले, आपके सामने 19 ऑप्शन है और आप एक 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 एलिमिनेट करते गए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 19 नहीं, आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 18 ही है, क्योंकि वो 18 को आपने एलिमिनेट कर दिया, तो फ्रीडम कितनी है? 18 ही है। इज दैट तो एलिमिनेशन जो आपके पास चॉइस है वो 18 की है, राइट? उनको आप एलिमिनेट कर सकते, फिर आखिरी वाले को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा समझा रहा था, अभी समझ में आ गया होगा ना? फॉर अ सैंपल ऑफ, जैसे मान लो 2 ही चॉइस है आपके सामने, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं, एक ही फ्रीडम है। एक पे ही आप ऑप्शन खेल सकते हो कि इसको मना कर दिया, दूसरे को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा फोर्सफुली। फॉर अ सैंपल साइज ऑफ n, द t डिस्ट्रीब्यूशन विल हैव, the t distribution will have कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम? n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब मैं इसके भी सारे लॉजिक लिखवा सकता हूं, बट वो फिर बहुत, एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट भी वैसा है ना कि यार उसके एग्जाम में चांसेस कम है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ। नहीं तो मैं ये भी लिखवा देता कि क्यों 1 है कम, एंड सो ऑन, राइट? क्या करना, n-1 है ना? तो इन दी प्रेजेंट केस आपके पास टोटल साइन चेंजेस कितने हैं? 11 प्लस 8, 19 है, 19 माइनस 1, यू हैव 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये जो क्वेश्चन है 20 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का डेटा दिया गया, आपको घुमाने के लिए दिया हुआ है। आपने क्या करना है? यहाँ पर 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाला डेटा ही सिलेक्ट करना है, ठीक है? क्या है? क्लियर है? चलो, ओके। हाँ, क्योंकि उसने 5 का भी बोला 10 का भी बोला, तो हम 5 का और 10 का दोनों का कर लेंगे, बट करेंगे किस पर? 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर। इज दैट क्लियर? ओके। अब दोस्तों ये जो उन्होंने दिया ना वैल्यू ऑफ टी, वो उन्होंने दे दिया, सीधे ही दे दिया वैल्यू ऑफ टी। कितना दे दिया? 2.101। आप ये मान के चलो देयर आर 99% चांसेस की वो वैल्यू छाप के देंगे। मान लो वैल्यू नहीं छापी, तो उनको ऐसा करना पड़ेगा, ऐसी टेबल आपको बच्चों लोगों को देनी पड़ेगी। अब इस टेबल में भी अपन देख सकते हैं, इतने कलाकार है अपन। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अपने को मालूम है, कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर देखना है? 18 डिग्रीज। और कितना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है? 5%। जरा देखो 5% कितना आया? 2.10। इन लोगों ने कितना दिया है? वही 2.101। इज दैट क्लियर? ठीक है, वो जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखते हैं वैसे ही यहां पर देखी जा सकती है, राइट? चलिए, तो अभी के लिए दोस्तों मैं चीजों को ज्यादा बढ़ाऊं नहीं और सीधे 2.101 से मल्टीप्लाई कर दूं टी से। चलिए, तो आप मुझे बताइए यहां पर कितना क्या आता है? आप करते जा रहे होंगे होपफुली। ये देखिए, म्यू माइनस टी इंटू दिस, यानी 10.26 माइनस 2.101 इंटू 2.06 आया था क्या डिवीजन? यस। तो आपकी आ रही क्या लोअर लिमिट? कितनी आ रही है? 5.932। ठीक है, अब अपर लिमिट के लिए आपने क्या कर देना है? सीधे बस प्लस कर देना है आपने डेविएशन को। ठीक है, ये छोटे छोटे से करेक्शन कर लेना। हाँ जी, कितनी आ गई? बस अगला मत चेक करना, अगला लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर अभी मत जाना, है ना? दो दो अपन एक साथ हैंडल नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो यहां पर अपन ने देख लिया लोअर लिमिट आ गई, अपर लिमिट आ गई। कमेंट कर दो बॉस, अब भी आप कमेंट कर दो, ये लोअर लिमिट आ गई क्या आपकी और अपर लिमिट आ गई? कमेंट कर दो कि मार्केट वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट है या नहीं है, या ये टेस्ट फेल हो गया। तो कमेंट करने के लिए लोअर लिमिट 5.932 और अपर लिमिट कितनी आ गई? 14 पॉइंट। तो मैं इस डायग्राम पर आता हूं। लोअर लिमिट इज 5 पॉइंट, अपर लिमिट इज 14 पॉइंट, और अपने जो नंबर ऑफ साइन चेंजेस है वो कितने थे? 8। डू दे फॉल बिटवीन दिस लिमिट्स? यस। यानी टीए एप्लीकेबल नहीं एप्लीकेबल? नहीं एप्लीकेबल, क्योंकि कम होता तो एप्लीकेबल था, ज्यादा होता था तो एप्लीकेबल था। अभी हम क्या बोलेंगे? ये टेस्ट पास हुआ फेल हुआ? पास हुआ, यानी मार्केट्स आर
वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट, यानी मार्केट्स ने टेस्ट पास कर लिया है, हम बोल सकते हैं कि मार्केट्स वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट हैं, ठीक है, ओके। बस ये लिख के आना है, टेस्ट पास हो गया, वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट है। अभी टेक्निकल एनालिसिस आप लगा नहीं पाओगे और फिर भी लगाए तो नुकसान खाओगे, क्योंकि आपके जो प्रेडिक्शन है वो गलत हो जाएंगे, ठीक है, ओके। इधर बताओ दोस्तों, चलो अगला 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर कितनी आती है वैल्यू, 1.734 है क्या? उसी को ही माइनस करेंगे और प्लस करेंगे और इंटू 2.06 करेंगे, जो अपना डिवीजन आया कितनी आ गई लिमिट्स, 6 पॉइंट और 13 पॉइंट। अपना डेटा उसके बीच में फॉल कर रहा है, हाँ, मतलब 5% सिग्निफिकेंस ले लो चाहे 10% सिग्निफिकेंस ले लो, अपना टेस्ट पास हो चुका और मार्केट्स वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट हैं। देखो जरा क्या लिखा है, एज सीन आर लाइज बिटवीन दिस लिमिट्स, हेंस द मार्केट एग्जिबिट्स क्या, वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। समझ में आया क्या आपको? बोलो। तो अपन अपनी यहां पर स्टेप्स कंप्लीट कर लो यार प्लीज। स्टेप 4 तक आ गए, स्टेप 5 तक आ गए, लोअर अपर लिमिट आ गई अपनी। चलो अब लोअर अपर लिमिट पता करने के बाद बच्चा क्या करेगा, कंपेयर करेगा। क्या कंपेयर करेगा कि जो आर है वो लोअर अपर लिमिट के अंदर है या फिर बाहर है, यानी कि यहां पर अब वो डिसीजन दे देगा या कमेंट करेगा, डिसीजन, राइट। इफ आर लाइज बिटवीन क्या, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, हाँ जी, क्या कमेंट करेंगे, देन मार्केट एग्जिबिट्स वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। क्या बोलते हो, सीए फाइनल? और अगर आर आउटसाइड गिर जाए रेंज, अब आउटसाइड में किसी भी तरफ गिर सकता है, लोअर लिमिट के पहले भी गिर सकता है और अपर के बाद में भी जा सकता है। इफ आर लाइज आउटसाइड द रेंज, आउटसाइड द रेंज, लोअर से कम आ गया फिर अपर से ज्यादा आ गया, तो फिर हम बोलेंगे बाबा सभी में टेक्निकल एनालिसिस लगा लेगा, राइट। दी आउटसाइड द रेंज देन मार्केट्स। अब यहां पे ना वैसा मत लिखना आप, इसको लिखते कैसे, देन मार्केट्स डज नॉट एग्जिबिट वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। इन अदर वर्ड्स मार्केट्स आर कैसे, इनएफिशिएंट। ठीक है, चलो तो अपन एक काम करें, एक बार क्विकली 2 मिनट के अंदर इसको मैं आपको समराइज करवा दूं। मान लो आप अटेम्प्ट में बैठे और आपका क्वेश्चन आ गया। देखो क्या होता है, ये एग्जाम में ऐसा होता है, ये जो क्वेश्चन छपा था ना एग्जाम में जनवरी के पेपर में, ये क्वेश्चन नंबर 1A था। क्या था क्वेश्चन नंबर 1A, मतलब बच्चे ने जैसे ही पेपर उठाया ना उसको दिख गया ओ माय गॉड, ये तो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी का क्वेश्चन आ गया। आज तक तो आईसीआई ने पूछा ही नहीं था, लेकिन सरप्राइज मुझे ही देना था, मतलब ठीक है भाई, ओके। आप घबराना मत, आपने ऐसा क्वेश्चन देख लिया ना, 2 गहरी सांस लेना और आप ध्यान रखना कि अब यहाँ पर हमें रन टेस्ट करना है ना। चलो स्टेप नंबर 1 बताओ क्या करोगे, साइन दे दोगे, है ना। साइन में पहले वाले को क्या साइन दोगे, कुछ भी नहीं, है ना, दूसरे से ही साइन चालू होता है। दे दिया आपने सारे साइन, प्लस माइनस दे दोगे स्टेप 1। चलो स्टेप 2 में काउंटिंग करोगे 3 चीजें। सबसे पहला तो प्लस साइन काउंट कर लेना N1, माइनस साइन काउंट कर लेना N2, और वो बहुत ध्यान से करना ना, उसमें जो पहला साइन होता है वही अपने आप में पहला चेंज हो जाता है। न्यूट्रल गियर से गाड़ी प्लस में आ गई, फिर प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस एंड सो ऑन, राइट। आगे नंबर ऑफ साइन चेंजेस, यस, अब यही अपना टारगेट है कि ये नंबर ऑफ साइन चेंजेस तू लिमिट्स के अंदर गिरेगा या बाहर गिरेगा, वो लिमिट्स निकालने के लिए चाहिए एवरेज और डेविएशन। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, इज टू कैलकुलेट एवरेज। एवरेज यानी क्या, म्यू। यहां पर म्यू कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, 2n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 और उस तरफ आखिरी में जाकर +1, ये निकल गया एवरेज। अब क्या निकालना है, डेविएशन। मैंने कितना सही फॉर्मूला आपको बताया था, अंडर रूट ऑफ म्यू -1 इंटू म्यू -2 अपॉन n1 प्लस n2 -1, एग्जैक्टली ये निकल गया डेविएशन अपने सिंपल फॉर्मूला से। लगे आपको ऐसा लगता हो कि नहीं मैं तो आईसीआई वाला हूं, तो अब वो वाला एक लिखा हुआ फॉर्मूला है ना, ओके, आंसर सेम आएगा। आगे अपना डेविएशन, काम ही हो गया। अच्छा सीधे डेविएशन माइनस प्लस मत करना, क्योंकि वो सिंगल डेविएशन है और आप किसी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर टेस्ट करते हो तो आपको ज्यादा डेविएशन लगते हैं। वो ज्यादा डेविएशन z, कितना z है उससे आता है, यहाँ t से आएगा। तो आपको अब क्या पता करना है, t पता करना है। t किसी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर लगता है और किसी डिग्री ऑफ फ्रीडम पर निकलता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा
जितने n है यानी जितने साइन चेंजेस है n1 प्लस n2 है उतने टोटल साइन चेंजेस उससे एक कम रहेगा। उसका लॉजिक भी मैं आपको बता चुका हूं, राइट, क्योंकि आपके पास फ्रीडम एक कम ही होती है, आखिरी वाली तो मजबूरी होती है। फिर इसके बाद ये कर लिया अपन ने। फिर इसके बाद क्या करेंगे, आपको ना ये एग्जाम में दिया हुआ ही रहेगा डेटा, ये मान के चलना ये वाला डेटा, आपको बस डिग्री ऑफ फ्रीडम आइडेंटिफाई करना है, बाकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, वो टी उठाया। हाँ, अब लोअर लिमिट अपर लिमिट का फॉर्मूला बोल दो क्या है, लोअर लिमिट इज इक्वल टू म्यू यानी एवरेज माइनस टी इंटू डेविएशन, और अपर लिमिट यानी कि एवरेज म्यू प्लस टी इंटू डेविएशन। अब बस देख लेना कि लोअर और अपर के बीच में आर गिर रहा है, अगर हाँ तो मार्केट एग्जिबिट्स वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, और अगर उसके आउटसाइड गिर रहा है दोनों में से किसी भी तरफ तो फिर डज नॉट एग्जिबिट वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, टेस्ट फेल हो चुका है, मार्केट्स इनएफिशिएंट है। इज दैट क्लियर आपका? मैं कहता हूं आए अपने अटेंड में 8 मार्क का और कंपलसरी में। चलिए दोस्तों, ये हमने क्या सीखा, रन टेस्ट सीखा, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई है, लेकिन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। मैंने आपको रन टेस्ट सिखा दिया, अभी मुझे आपको क्या सिखाना है दोस्तों, ऑटो कोरिलेशन या फिर सीरियल कोरिलेशन। अब आप ये देखो एग्जाम में, ये पेपर मैंने आपके सामने खोला, 8 मार्क का क्वेश्चन आया जनवरी 2021 में, और आईसीआई क्या पूछ रहा है, ऑटो कोरिलेशन टेस्ट। मैं सीधे इस क्वेश्चन पे ही आपको समझा देता हूं कि ऑटो कोरिलेशन टेस्ट आखिर क्या है। ओके, इस क्वेश्चन को सीधे ही पढ़ लेना है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ऐसे 2 मिनट में समझा दूंगा। मिस्टर एक्स इज ऑफ द ओपिनियन दैट मार्केट हैज रिसेंटली शोन दी वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, यानी बंदे को लग रहा है बॉस वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी है, अब वो हमसे कंफर्म करवाना चाहेगा। इन ऑर्डर टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ हिज इंप्रेशन ही हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू द मूवमेंट ऑफ सेंसेक्स फॉर द लास्ट 20 डेज। एक से लगाकर उसने 20 दिन के ट्रेडिंग डेज का हमें डेटा दे रखा है, ओपन हाई लो और क्लोज दे रखा। अपने ओपन हाई लो क्लोज को सीधे कट कर देना है, सिर्फ किस पे फोकस करना है, क्लोज पे फोकस करना है, राइट। ओके, अब क्या लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू टेस्ट द वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी यूजिंग रन टेस्ट। एक मिनट, यूजिंग रन टेस्ट आ जाए तो अपने प्लस माइनस साइन वाला अपन पूरी प्रोसेस कर देंगे और इनको टी वाली वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देना पड़ेगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। पर अभी आईसीआई ने क्या पूछा, रन टेस्ट नहीं पूछा आपसे, दूसरा टेस्ट पूछा है। कौन सा पूछ लिया, ऑटो कोरिलेशन टेस्ट टेकिंग टाइम लैग ऑफ 10 डेज। खैर ये नहीं भी लिखते टाइम लैग ऑफ 10 डेज तो वो 10 ही आता है। मैं आपको समझा देता हूं कि ऑटो कोरिलेशन क्या होता है। ऑटो कोरिलेशन, उसके लिए वापस से मैं कॉन्सेप्ट पर आता हूं। यहां पर मैं कुछ बॉक्सेस बना रहा हूं दोस्तों, आप उस पर फोकस करना। ये यहां पर मैंने एक बॉक्स बनाया, यहां पर मैंने दूसरा बॉक्स बनाया, और यहां पर मैंने तीसरा बॉक्स बनाया। अब आप बताइए कि इन 3 बॉक्सेस में सिमिलैरिटीज है या डिससिमिलैरिटीज है? सर एकदम सिमिलैरिटी। अभी क्या क्या बात करते हैं आप, इधर बड़ा 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 गिरा, इधर भी ऐसा ही जुआ बड़ा 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 गिरा, और इधर भी ऐसा ही हुआ कि बड़ा और गिरा। मतलब ये तीनों बॉक्सेस अलग अलग है, एक है, एक है। 2 मिनट के लिए 3 की जगह 2 बॉक्स यूज करते हैं, क्योंकि कोरिलेशन हमेशा 2 के बीच में ही निकलता है। इन दोनों बॉक्सेस में कोरिलेशन है या नहीं है? है। अच्छा, वीक कोरिलेशन या स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है? स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। और अगर स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा तो टेक्निकल एनालिसिस एप्लीकेबल होगा नहीं होगा? होगा, क्योंकि कोरिलेशन है बॉस, पिछले वाले में और इस वाले में कोरिलेशन है, तो पिछला वाला ट्रेंड में जो हुआ है ना वो देख के मैं बता ही देगा कि अभी इधर क्या होगा, राइट। यानी अगर कोरिलेशन स्ट्रांग निकले तो क्या टेक्निकल एनालिसिस एप्लीकेबल है? जी हां है। इनफैक्ट मॉडरेट भी निकल जाए तो फिर एप्लीकेबल है। लेकिन वीक कोरिलेशन निकले, अगर 2 पीरियड्स के बीच में कैसा कोरिलेशन निकले? वीक कोरिलेशन। वीक कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ, उधर क्या हुआ, अभी इधर क्या चल रहा है, कोई कनेक्शन नहीं है। अभी क्या होगा, कुछ कह नहीं सकता क्या होगा, बिकॉज मैं पुराने वाले से करंट ट्रेंड का कोरिलेशन नहीं बना पा रहा हूं, और नहीं बना पा रहा हूं मतलब टेक्निकल एनालिसिस नहीं लगेगा, और टेक्निकल एनालिसिस नहीं लगेगा का मतलब क्या है कि मार्केट्स वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट है, मार्केट रेंडमली मूव कर रहे हैं, अभी आप बता नहीं सकते। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ व्हाट इज ऑटो कोरिलेशन? तो ऑटो कोरिलेशन के लिए एक ही लाइन बोलूंगा, आप इतने समझदार बच्चे हो कि आप समझ जाओगे कि ऑटो कोरिलेशन कैसे पता करना। ऑटो कोरिलेशन इज कोरिलेशन with itself. Auto correlation is correlation with itself. अपने ही अपने आप से correlation निकालना is what? ऑटो कोरिलेशन। वैसे भी दोस्तों यहां पर आप शेयर का कोरिलेशन किससे निकाल रहे थे? उसी के पास डेटा से, कि तेरा पास्ट क्या था और तेरा करंट क्या है, उसके क्या बीच में क्या कोरिलेशन बैठता है। अगर हाँ तो तेरा पास्ट को देखकर तेरा फ्यूचर बता सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब दोस्तों हमें सिंपल कुछ नहीं करना है। ऑटो कोरिलेशन से वर्ड नया है, लेकिन ऑटो कोरिलेशन में करते क्या है, सिर्फ कोरिलेशन खुद का खुद के साथ निकालते हैं। कितनी डेटा है टोटल, कितने डेटा है?
20। आप बोलो जरा अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बोलो क्या करेंगे सर। 20 डेटा पॉइंट्स हैं, जैसा अभी आपने ग्राफ में दो बॉक्सेस बनाए थे, हम ऐसे दो ब्रैकेट्स बना लेंगे डेटा के, दो सीरीज बना लेंगे ना डेटा की। पहली सीरीज कौन सी आ जाएगी, 1 से लगाकर 10 तक। कोरिलेशन निकालना है तो दो के बीच में निकालना है ना। और ऐसा करोगे क्या कि एक दिन का इधर, दूसरे का इधर, तीसरे का चौथे का, नहीं, एक एक लेंगे ना टाइम पीरियड की, इस टाइम पीरियड के बीच में और इस टाइम के पीरियड के बीच में क्या कोरिलेशन है। हाँ, तो कैसे निकालोगे, 1 से 10 डेज का डेटा ले लेंगे, उसको एक कॉलम में लिख लेंगे, उसको एक्स से डिनोट कर दो। नहीं, अभी एक्स से मत करना है ना। 1 से 10 का डेटा लिया, उसको एक कॉलम में लिख दिया। अब क्या करोगे, 11 से 20 का डेटा लिया और उसको एक कॉलम में लिख दिया। डेटा को तोड़ लिया अपन ने दो पार्ट में। अब ये नहीं भी बोलते ना तो भी ऐसा ही होता है, टाइम लैग ऑफ 10 ही लेते हैं अपन, ठीक है। अब ये डेटा निकालने के बाद इस डेटा में कोरिलेशन नहीं निकालना है, चेंजेस में कोरिलेशन निकालना है। मेरी बात ध्यान से सुनना, डेटा में कोरिलेशन मत निकालना, क्योंकि हो सकता है कि शेयर का प्राइस पहले 200 से 300 की रेंज में चलता हो, अब 500 से 600 की रेंज में, तो 200, 300 और 500, 600 के कोरिलेशन कम बैठेंगे, लेकिन उसके चेंजेस के कोरिलेशन वो सही बैठ रहे, तो हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट हो सकता है। मेरी समझे बात। तो जो कोरिलेशन निकलेगा वो जो बेयर डेटा उस पर नहीं निकलेगा, उसके चेंजेस पे निकलेगा, ठीक है। उसके चेंजेस को एक को एक्स से डिनोट करना और दूसरे को वाई से करना। यानी सरल शब्दों में दोस्तों ये है ये इन दोनों का जरा चेंज बताना मुझे कितना आता है एक बार प्लीज यार, फटाफट बताओ यार कितना आ रहा है चेंज। 19.16। बस अब आपने यही गलती कर दी एग्जाम में, बच्चा यही डूब जाता है। द करेक्ट आंसर इज नॉट 19.16, इट इज माइनस 19.16। नहीं, आपने प्लस लिख दिया तो कोरिलेशन गलत बैठेंगे। आपने क्या करा, आपने इसमें से इसको माइनस कर दिया, ऐसा नहीं करना है। इसमें से इसको माइनस, वही तो चेंज कहलाएगा। तो ये ध्यान रखना है, सब क्वेश्चन नोट बता रहा हूं, नहीं तो मैं कितना भी पढ़ा लिखा दूं आपको, आपने यही गलती कर दी तो फिर कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। कितना आ रहा है, माइनस 19.16। अब उसी तरीके से दोस्तों जो 11th है, 11 से 12 के बीच में, चलो सही सही निकाल के बताओ 11 से 12 के बीच में, तो प्लस माइनस सही सही बोलना। 34.36 प्लस में आ रहा है क्या, ओके। ये डेटा ध्यान रख लो, माइनस 19.16 और प्लस का 34.36। ये देखो और ये देखो, माइनस 19.16 और प्लस का 34.36 है ना। अब ध्यान रखना यहाँ पर भी पहले में कोई चेंज, क्योंकि वो पहला तो बेस नंबर होता है, सेकंड से चेंज निकलता है, राइट। हाँ जी, तो इसी तरीके से डू यू एग्री कि ये सारे चेंज निकल जाएंगे। सारे चेंज कैसे निकलेंगे, अपने पिछले वाले से, ठीक है। प्लीज चेंज में ध्यान रखना, फर्स्ट डेटा माइनस सेकंड नहीं करना है, नेक्स्ट डेटा माइनस प्रीवियस डेटा करना है। ये ध्यान रख लेना, इसको नोट कर लो, लिख लो, टैटू करा लो। नहीं तो बच्चा यहीं पर ही प्लस लिख देता तो उसका पूरा सारी आगे की एक्सरसाइज फेल हो जाती है, ठीक है। चलो ये चेंज लिख दिए। हाँ, एक को एक्स से डिनोट करेंगे और दूसरे को वाई से। अब मैं नहीं सिखाऊंगा कि कोरिलेशन कैसे निकालते हैं, अब आप मुझे बताओ कि कोरिलेशन कैसे निकालते हैं। सर कोरिलेशन तो पोर्टफोलियो में पढ़ा था, थोड़ा टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी आपके रिवीजन वीडियोस हैं यूट्यूब पे तो बढ़िया है। मैंने अभी रिवीजन वीडियोस देखा था और उसमें कोरिलेशन इज इक्वल टू होता है कोवेरियंस डिवाइडेड बाय डिवीजन। डिवीजन है ना, कोवेरियंस ऑफ आई और जे। यहाँ पे आई एम मत लिखना है, यहाँ पे एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी एक मार्केट नहीं, एक आई है और दूसरा जे है, दूसरा भी आई ही है पर उसको डिफरेंट डिनोट करने के लिए जे है ना। यानी कि सर कोरिलेशन निकालने के लिए कोवेरियंस निकालना है, एक डिवीजन निकालना। यहाँ डिवीजन नॉर्मल निकल जाएगा क्योंकि यहाँ डेटा है, नंबर्स हैं, ठीक है। चलो आप मुझे बताइए कि कोवेरियंस और डिवीजन कैसे निकालते हैं। सर एक एक्स है और एक वाई है, तो सबसे पहले एक्स बार कैलकुलेट कर लेंगे और वाई बार। यहाँ प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं होगी, तो सिंपल समेशन ऑफ एक्स करके डिवाइड बाय एन, समेशन ऑफ वाई डिवाइड बाय एन। निकल गए एक्स बार वाई बार, आगे बोल दो फटाफट। dx निकाल लेंगे, dx कैसे निकालेंगे, x माइनस एक्स बार, और क्या निकाल लेंगे dy यानी कि y माइनस वाई बार। dx dy निकाल लिया। अब एक तो dx स्क्वायर कर लेंगे और एक dy स्क्वायर कर लेंगे। जो समेशन ऑफ dx स्क्वायर आएगा और जो समेशन ऑफ dy स्क्वायर आएगा उसे क्या बोलेंगे, गलत बोल दिया तुमने, इसको वेरिएंस नहीं बोलते हैं। समेशन dx स्क्वायर वेरिएंस नहीं है, समेशन pdx स्क्वायर वेरिएंस होता है। इसको डिवाइड बाय n करते हैं ना दोस्त, ये वेरिएंस होता है ना। ये जो मैंने यहाँ पर दोस्तों एक रिवीजन की बुकलेट बनाई हुई है उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन नोट भी लिखा हुआ है साफ शब्दों में, क्योंकि भोला भाला बच्चा एग्जाम में ये मिस्टेक करके आ जाओ। नंबर तो सारे नंबर ही दिखते हैं, दिखता ही है कि यार समेशन डीएक्स स्क्वायर तक तो मैं पहुंच ही चुका हूं, लेकिन समेशन पीडीएक्स स्क्वायर इज वेरिएंस। अगर आपको पी नहीं दिया है तो डिवाइड बाय एन करना आपका धर्म है,
फिर आपको उसको वेरिएंस बोलना है। हाँ, कहां तक आ गए थे? समेशन पी डी एक्स स्क्वायर कर लिया, इसको ए पी है ही नहीं, डिवाइड बाय एन कर लिया, ये क्या कहलाएगा? वेरिएंस। इसका क्या कर लेंगे? अंडर रूट। आ गया डिवीजन ऑफ एक्स, ऐसे ही क्या आ जाएगा? डिवीजन ऑफ वाई। ये कोवेरिएंस कैसे निकालते हैं? कोवेरिएंस का यूं तो फॉर्मूला होता है समेशन पी डी एक्स डी वाई, लेकिन पी नहीं है तो क्या कर लेंगे? समेशन डी एक्स डी वाई और डिवाइड बाय एन, ये होगा कोवेरिएंस। इज दैट क्लियर? निकल जाएगा आपसे कोरिलेशन। यस दोस्तों, वो जो कोरिलेशन आ जाए, अगर वो वीक कोरिलेशन निकले तो आप क्या बोलोगे? वीक कोरिलेशन, वीक कोरिलेशन यानी 0.2 आ गया, 0.3 तक आ गया, तो फिर आप शेयर के हिस्ट्री को देखकर उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो? नहीं, क्योंकि कोरिलेशन ही बहुत वीक है। यानी मार्केट्स कैसे इनएफिशिएंट है, वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी टेस्ट पास हो गया, वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी टेस्ट पास हो गया, क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे फ्यूचर। एग्जैक्टली। लेकिन अगर कोरिलेशन स्ट्रांग निकल जाए, अच्छा सर स्ट्रांग में पॉजिटिव या नेगेटिव? कोई सा भी, क्योंकि स्ट्रांग पॉजिटिव है मतलब जैसा पास में हुआ है वैसा होगा, और स्ट्रांग नेगेटिव निकला है मतलब जैसा पास में हुआ है उसका उल्टा होता है। एग्जैक्टली है। तो ना स्ट्रांग पॉजिटिव निकलना चाहिए ना स्ट्रांग नेगेटिव, ना मॉडरेट पॉजिटिव निकलना चाहिए ना मॉडरेट नेगेटिव। कैसा निकलना चाहिए? वीक। तो वीक के अंदर आ गया तो हम बोलेंगे कि ये टेस्ट पास हो गया और मार्केट्स वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट है, आप टेक्निकल एनालिसिस लगा के पैसा नहीं कमा सकते। दोस्तों ये इन्होंने यहां पर कोरिलेशन निकाला, कितना आया? 0.405, राइट? ओ, तो 0.405 वीक होता है, मॉडरेट की रेंज में चला गया। मॉडरेट की रेंज में देयर इज मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन रिटर्न्स ऑफ टू पीरियड्स, हेंस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट मार्केट डज नॉट शो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। मतलब कोई बंदा टेक्निकल एनालिसिस लगा के कुछ कर सकता है। इज दैट क्लियर? है ना? ओके। अब यहाँ पर दोस्तों आईसीआई ने ये जो कोरिलेशन कैलकुलेट कराई, अगेन डिफरेंट वे से, न जाने उनको क्या शौक रहता है। आप अपने तरीके से करना, क्योंकि आप इन इतने सारे मल्टीपल तरीके ध्यान भी नहीं रख पाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने ध्यान भी रख ली तो भी आप एग्जाम में कंफ्यूज ही रहोगे कि अब आईसीआई इस वाले को कैसे करने वाला है, तो वो तो मालूम ही नहीं रहता। तो आप तो एक ही तरीका सीख के जाना, उससे कर देना, अपना आंसर सेम आएगा। ठीक है? ओके। तो मैं एक काम करूं, आपको स्टेप्स लिखवा दूं यहाँ पे ऑटो कोरिलेशन के, है ना? बाकी तो करवाने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, आप भूल जाओगे। जैसे आप क्लास से बाहर गए, आप बोलोगे ऑटो कोरिलेशन समझाया, बढ़िया था बंदे ने, लेकिन लेकिन अभी लिखा हुआ ही साथ जाएगा आपके। ओके। तो यहां पर ऑटो कोरिलेशन और सीरियल कोरिलेशन, तो क्या क्या स्टेप्स थी मैं खुद ही भूल गया। बताओ भाई, क्या क्या स्टेप्स थी? हाँ, जो भी डेटा सीरीज हो उसको दो बराबर बराबर भागों में बांट देना है। ठीक है? ओके। डिवाइड या स्प्लिट लिखो ना, नहीं तो आप डिवाइड का बटन दबा दोगे। स्प्लिट डेटा सीरीज इनटू टू पार्ट्स। एग्जाम्पल, इफ डेटा फॉर 20 days इज गिवन। सो मान लो 19 दिन का डेटा दिया, फिर इफ डेटा फॉर 20 days इज गिवन, देन फर्स्ट 10 days data is termed as series 1। ये इसको x ही लिखवा दूं? ये x नहीं है ना, ध्यान रखना, x तो चेंज होता है। ठीक है? और हमें चेंजेस के बीच में कोरिलेशन निकालना है। इज टर्म्ड एज सीरीज 1 एंड नेक्स्ट, या फिर लास्ट लिख देते, एंड लास्ट 10 days डेटा इज टर्म्ड एज सीरीज 2। सर 19 डेज दिया तो ऐसा मजाक नहीं करेंगे वो, है ना? और 19 दिया तो आपको एक इग्नोर करना पड़ेगा, सबसे पहला वाला, क्योंकि ज्यादा पुराना हो गया, और बच्चे हुए परी, क्योंकि वो तो तभी निकलेगा ना बराबर कोरिलेशन। ओके। तो अब क्या करें अपन? नेक्स्ट स्टेप क्या थी? चेंजेस निकालना पड़ेगा। अब चेंजेस में वो ध्यान रखना है ना, पहला माइनस दूसरा नहीं करना, दूसरा माइनस पहला करना। साइन बराबर से लिखना दोस्तों, नहीं तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। 8 नंबर का सवाल रहता है, और 6 महीने का ही सवाल रहता है मेरी नजरों में। तो यहाँ पर कैलकुलेट चेंजेस इन स्टॉक प्राइस। क्या करना है दोस्तों? स्टॉक प्राइस में चेंजेस कैलकुलेट करना है। अब ये जो चेंजेस है रुपीस में भी कैलकुलेट हो सकते हैं या फिर परसेंट में भी हो सकते हैं। सर ये नई चीज लेकर आ गए आप, परसेंट क्या है? ये क्या बला है?
तो परसेंट से भी कोरिलेशन का आंसर वही आता है और रुपीस से भी वही आता है कोरिलेशन, है ना। अगर आपको परसेंटेज से निकालना है तो 19.16 का चेंज है ऑन द बेस ऑफ दिस, ऐसे ही निकालते हैं ना परसेंट की, कितना गिरा ऑन द बेस ऑफ दिस, तो आपका कोरिलेशन के आंसर्स सेम ही आएंगे, या तो आप रुपीस से कर लो या फिर आप परसेंटेज से कर लो। आईसीआई ने इस क्वेश्चन को रुपीस से करा है, तो जो मैं कंक्लूड कर पा रहा हूं, अभी तक उन्होंने यही एक ही क्वेश्चन पूछा इतिहास में, तो मैं कंक्लूड कर पा रहा हूं कि जब तक नहीं बोले तो तेज नहीं चलना, और क्या करना, रुपीस में कर लेना, और बोले कि नहीं परसेंटेज टर्म्स में सॉल्व करो तो ही परसेंटेज टर्म्स में सॉल्व करना है, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन क्या रहता अपना उनका वो डेटा इधर उधर हो गया, तो वो लोग तो आपको मालूम ही है ना। ओके, सो कैलकुलेट चेंजेस इन स्टॉक प्राइसेस इन रुपीज और इन परसेंटेज, प्रेफर किसको करोगे, रुपीज को, राइट। चलो, चेंज इन स्टॉक प्राइसेस in rupees or percentage terms and denote them by क्या, x and y। बस अब तो शुरू हो जाओ, अब तो खुली आजादी है, x मिल गया, y मिल गया, आप कोई रोक सकता है क्या आपको एग्जाम में, राइट। धनाधन कैलकुलेट कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इन दी सेम वे, और अब इसको क्या नाम देंगे, ये ऑटो कोरिलेशन आ गया, ऑटो मतलब अपने ही अपने साथ कोरिलेशन, कैलकुलेट कोरिलेशन इन द सेम वे एज टॉट इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मैं तो कहता हूं इस एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए, एक रन टेस्ट का और एक ऑटो का, 8-8। तो दोस्तों यहां पर हमने कोरिलेशन कैलकुलेट कर देना है, करने के बाद कमेंट्स वमेंट्स पास कर देंगे नहीं, चलो, तो स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, डिसीजन लिखेंगे, ठीक है। चलो डिसीजन बताओ क्या है, डिसीजन है इफ वीक पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन इज फाउंड, क्या बोलेगा बंदा, देन व्हाट आर यू गोइंग टू कमेंट, मार्केट एग्जिबिट्स और डज नॉट एग्जिबिट, exhibits weak form efficiency। मतलब ये पॉसिबल नहीं कि एक प्राइस के ट्रेंड को देखकर दूसरा ट्रेंड फोरकास्ट कर ले, पॉसिबल नहीं बन रहा है यार। लेकिन अगर मॉडरेट ऑब्लिक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन इज found then markets do not, उन्होंने क्या लिखा था यार, वर्ड मार्केट्स डू नॉट क्या लिखा है, डज नॉट शो द वीक फॉर्म, कुछ भी लिख लो, मार्केट्स डज नॉट शो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। समझ आ रही क्या मेरी कुछ बातें आपको, ओके। 2 चीजें आपने मुझसे सीखी, एक और क्या सीखना चाह रहे हो, ऑटो कोरिलेशन सीरियल कोरिलेशन दोनों एक ही बात है ना, ओके। तीसरा क्या सीखना चाह रहे हैं मुझसे, फिल्टर्स टेस्ट। फिल्टर्स टेस्ट एक बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, फिल्टर्स रूल भी बोल सकते हैं, फिल्टर्स टेस्ट भी बोल सकते हैं, हाँ जी। हाँ, ये आपको बुकलेट नहीं है, आप एक काम करना जनवरी 21 वाला एक्चुअली या तो डाउनलोड कर लेना सजेस्टेड आंसर, और उसमें देख लेना, एक्चुअली कुछ है ही नहीं, मतलब मेरे हिसाब से तो इसको रिवाइज नहीं भी करोगे तो चलेगा, बस मालूम होना चाहिए ऑटो कोरिलेशन में, सीरीज को स्प्लिट कर दो 2 में, उसके बाद वो जो डेटा है उससे क्या निकाल लो, चेंज, और चेंज को एक्स और वाई से नोट करके कोरिलेशन कैलकुलेट, इतना सा मालूम होना चाहिए, बाकी कोई प्रैक्टिस की जरूरत, कुछ कहना चाह रहे। हम्म, नहीं 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 नहीं, इतना इतना लेंदी क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व नहीं करवा, नहीं नहीं, वो फिर 2-2 5-5 के ब्रैकेट बनाने पड़ेंगे आपको लाइफ में, और वो भी लेटेस्ट प्राइजेस ही नॉर्मली यूज की जाएगी, क्योंकि पुरानी तो ऑलरेडी पुरानी हो चुकी है, ओके। हाँ, मैं आपको क्या सिखा रहा था, फिल्टर्स टेस्ट सिखा रहा था कि फिल्टर्स टेस्ट आखिर क्या होता है, ये इतना सिंपल है ना फिल्टर्स टेस्ट की, मैं आपको क्या बताऊं। फिल्टर्स टेस्ट कहता है कि अगर मार्केट सपोज करो कि अभी यहां पर है और मार्केट बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं, राइट। अब क्या होता है, नॉर्मली मार्केट बढ़ता है तो एक जैसा नहीं बढ़ता, कभी भी कोई से भी दुनिया का मार्केट ऐसा नहीं जाता है, पहली चीज। दुनिया का कोई सा मार्केट ऐसा भी नहीं जाता है, दूसरी चीज, हमेशा मार्केट को अगर वहां तक ऊंचाइयों तक जाना है तो वह ऐसा जाएगा नहीं, वेव्स बनेंगी,
ठीक है, ओके। तो फिल्टर्स टेस्ट क्या कहता है कि कभी भी मार्केट के डाउनफॉल से घबराओ मत। मार्केट बड़ा है तो थोड़ा बहुत गिरेगा, राइट। यानी फिल्टर्स टेस्ट कहता है कि अगर स्टॉक मार्केट n% से बढ़ा है ना, तो बस अब आप उसको होल्ड करके रखो, खरीद के रखो। और मार्केट जब इतना गिर रहा है घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर मार्केट n% से बढ़ा है और n% से ही गिर जाए, इसका मतलब है देयर इज अ चेंज ऑफ ट्रेंड, और अब आपको अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देना चाहिए। इज दैट क्लियर? ये होता है दोस्तों सिंपल सा फिल्टर्स टेस्ट। अब इसका कोई क्वेश्चन भी आईसीआई की डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है, तो मैं फिल्टर्स टेस्ट आपको यहां पर बता देता हूं। इफ द प्राइस ऑफ स्टॉक इंक्रीजेस बाय एटलीस्ट 10%, बाय एंड होल्ड इट, खरीदो और खरीद के रखो। कब तक? जब तक है जान। इट अंटिल इट्स प्राइस डिक्रीजेस बाय एटलीस्ट n% फ्रॉम अ सब्सिक्वेंट हाई। इज दैट क्लियर? और लॉजिकली भी लगता है, क्योंकि मार्केट एक जैसे तो बढ़ते ही नहीं, तो अगर बढ़ा है थोड़ा बहुत तो गिरेगा। कब तक नहीं घबराना है? जब तक वो पूरा उतना नहीं गिर जाए, क्योंकि पूरा उतना गिर गया मतलब सारे जो बुल्स थे ना सब भाग गए, और सारे बुल्स की वाट किसने लगा दी? बेयर्स ने उसकी वाट लगा दी। तो अब आपको भी बेयरिश हो जाना चाहिए और सिक्योरिटी को एग्जिट कर लेना चाहिए, राइट। व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस बाय एटलीस्ट n% और मोर देन सेल इट। इज दैट क्लियर? तो ये होता है दोस्तों फिल्टर्स रूल्स टेस्ट, है ना। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पर हमारा टेक्निकल एनालिसिस का वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी कैसे टेस्ट करना, उसके 3 रूल समझे, 3 टेस्ट समझे। सबसे पहला क्या था? रन टेस्ट, जो प्लस माइनस साइन पर फोकस करता है, उसकी स्टेप्स आप एक बार 5 मिनट एग्जाम में देख लेना। फिर उसके बाद दूसरा हमने क्या समझा? ऑटो कोरिलेशन या फिर सीरियल कोरिलेशन, विच इज वेरी इजी। बस इतना ध्यान होना चाहिए कि डेटा सीरीज को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, और 2 पार्ट में ब्रेक करने के बाद जो क्लोजिंग प्राइसेस है उनका नहीं कैलकुलेट करना, उनके चेंजेस का करना है। और चेंजेस कैलकुलेट करते वक्त ध्यान रखना, पहला माइनस दूसरा मत कर देना। बच्चा कर देता है गलती कि पहला ही दिखता है, दूसरा माइनस पहला करना है। ठीक है, हो गया ये हमसे। और तीसरा होता है फिल्टर्स रूल टेस्ट, जिसका कोई क्वेश्चन है नहीं, कि अगर सिंपल उसकी थ्योरी लिखने को आए तो लिख देना, इफ मार्केट्स हैव इंक्रीज बाय n%, then you should continue to buy and hold it until it falls by at least n%, thereafter you should sell it. is that clear? okay, इसी तरीके से दोस्तों सेमी स्ट्रॉन्ग के भी टेस्ट होते हैं और स्ट्रॉन्ग के भी टेस्ट होते हैं, लेकिन वो आईसीआई ने कहीं पर लिखे हुए नहीं है। ओके